चिकित्सा क्या है? व्हाट इज थेरेपी? किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष को अगर हम ठीक करने में अगर उसको लाभान्वित करने का प्रयत्न करते हैं तो वो चिकित्सा में आता है। क्या नेचुरोपैथी लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए? उनकी नितान्तता है, उनकी आवश्यकता है, या उन्हें एलोपैथी पे ही रहना चाहिए? नेचुरोपैथी से एलोपैथी में जंप करना, एलोपैथी से नेचुरोपैथी में जंप करना, ये एक कह सकते हैं कि लोग ये कहते हैं जनरली कि नेचुरोपैथी के पास में कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे हम एक्यूरेट, अगर हमें कोई टारगेटेड ऑर्गन को हिट करना है। टारगेट मेडिसिन इज नॉट ए रेमेडी कि जो डायरेक्टली जाके ठीक कर दे। महिलाओं का बाल बहुत टूट रहा है, नेचुरोपैथी की ही शरण में सभी जाना चाहते हैं। ऑनेस्टली आपका क्या आपकी राय है, क्या स्टैंड है आपका? अगर आपने अपना प्रोटीन बेस्ट कर लिया, विटामिन ई अच्छा कर दिया, विटामिन सी जो खाने से मिलता है वो आपने पूरा कर दिया, जिस नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, आपको कुछ करना ही नहीं है। कौन सी डाइट फॉलो करे जिसके माध्यम से उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? पहले तो ये सोचिए कि कंप्लीट प्रोटीन किसको कहते हैं। आंखों को ठीक करने का नेचुरोपैथी में सबसे बेहतरीन इलाज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर त्रिवेदी? फर्स्ट, रेस्ट योर आइज, जो आज के टाइम पे नहीं। साइनस को ठीक करने के लिए क्या इलाज है नेचुरोपैथी? अब साइनस बहुत सारे होते हैं, देखो डायग्नोसिस को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप डॉक्टर्स की दुनिया में? यूएस में डॉक्टर फोकस करता है डायग्नोसिस पे, दवाई लिखता है फार्मासिस्ट, वो पढ़ता है 4.5 साल। एग्री 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 एग्री। मैं आपको बहुत वेट का एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप सरप्राइज हो जाओगे। मुझे लगता नहीं कि आपके ऑडियंस ने कभी सुना होगा। मैं आपको बेहतर कह रहा हूँ शिवम जी, भोजन छोड़ना, डाइटिंग करना सबसे बड़ा अभिशाप है। अभिशाप है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम मिश्रा है और आज मैं आपके बीच में चिर परिचित अंदाज में, जैसा पहले भी मैंने आपसे वादा किया है, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के संदर्भित लोगों को आहूत करूंगा। ऐसे लोग जिनकी ज्ञान मीमांसा उनके कर्मनिष्ठा के साथ में मिलती है और जीवन के यात्रा में, जीवन के विभिन्न पड़ावों में आपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को समायोजित करते हुए इसे प्राप्त किया है। मित्रों, आज मैं आपकी मुलाकात प्रसिद्ध नेचुरोपैथ एवं विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भी कह सकता हूँ, मैं डॉक्टर ही कहा जाना चाहिए, आदरणीय डॉक्टर गोविंदा त्रिवेदी जी से मुलाकात कराने वाला हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व जो मेडिकल ग्रेजुएट हैं, कर्नाटका के श्री राजीव गांधी विश्वविद्यालय से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की। आप पोस्ट ग्रेजुएट एमडी हैं और इस समय मेडिकल ऑफिसर हैं एक निजी संस्थान के, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चों को नेचुरोपैथी और उसके संदर्भ में स्नातक, परास्नातक इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। आप विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के, यानी विभिन्न विभागों के मंत्रियों के निजी चिकित्सक भी हैं। आप पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी के भी निजी चिकित्सक रहे हैं। भारत के अति प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हम एम्स कहते हैं, आप एम्स में बतौर व्याख्याता जाते रहे हैं। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ में मिलकर आपने विभिन्न प्रकार के रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया है और आपके द्वारा कृत चिकित्सा प्रणालियों पे, जिस प्रकार होम्योपैथी के जनक हैनीमैन के विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों पे विभिन्न डॉक्टरों ने खूब सारा संदेह करने के उपरांत उसे सराहा भी, ठीक उसी पद्धति पे आप आगे बढ़ रहे हैं। नेचुरोपैथी की दुनिया में वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन ऐसे फिट बॉडी बिल्डर टाइप डॉक्टर्स, युवान डॉक्टर आपको कदाचित कभी नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको ऐसी ही एक विभूति से परिचय कराने के लिए अग्रसर हूँ। ये पूरा पॉडकास्ट घंटे भर का होगा, घंटे से ज़्यादा भी होगा, लेकिन आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक मुझे ऐसा मंच दिया है कि जहाँ से प्राकृतिक चिकित्सा और योग को निसंदेह एक सही माला में पिरोया जाए, जहाँ पे उसकी सैद्धांतिक और वैज्ञानिक परख हो और उसके उपरांत ये भ्रम जैसी स्थिति जो है वो मिटे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा शिवम जी कि आपने मुझे इस तरह का मंच प्रदान किया है। और मैं सोचता हूँ कि मेरे गुरु की प्रेरणा से और मैं कृष्ण की दया से जितना हो सके उतना चाहूँगा कि जो जनता हमें सुन रही है वो भ्रम रहित होकर एक सही चिकित्सा प्रणाली के बारे में
जानकर अपनी चिकित्सा करने में सक्षम हो? सर, जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके लिए तो मेरे पास प्रश्नों का अंबार लग गया। जितना भी आपने कार्य किया है रिसर्चेस में, ख़ास करके डॉक्टर्स के साथ में मिलके, इतना प्रश्न है मेरे पास जिसकी क्रियाशीलता मुझे लगता है घंटे 2 घंटे में पूरी हो जाए तो मैं भाग्यशाली हूँ। पहला प्रश्न मेरा आपके लिए यही है सर, चिकित्सा क्या है? व्हाट इज़ थेरेपी? मुझे लगता है कि अगर हम चिकित्सा क्या है अगर जानना है, तो मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं लेके जाऊँगा और ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं लेके जाऊँगा। अगर हम महाराणा सांगा की लड़ाई का दौर देखते हैं, तो उनको कहते थे कि कम से कम 82-83 घाव लगे थे बॉडी में, मतलब एक हाथ भी कट गया था। इसको एम्पुटेशन बोलते हैं, जब काट दिया था, एक आँख फूट गई थी, तो ऑफ कोर्स बिल्डिंग लॉस हुआ होगा। उस समय इस तरह की जटिल चिकित्सा प्रणालियाँ तो नहीं थी। तो क्या उस समय चिकित्सा नहीं थी? हमें ये सोचना होगा कि जब रणभूमि में इतने लोग घोड़े से गिरते थे, इतने लहूलुहान होते थे, तो वो जीवित बचते कैसे थे? आज थोड़ी-सी भी कैजुअल्टी होने पे हम तुरंत सोचते हैं कि इसको चिकित्सा नहीं मिली तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, इसको सेप्टिसिमिया हो जाएगा। एक्चुअली चिकित्सा का सिद्धांत तब और अब एक ही है। उनका था कि किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति घायल है, इन्फेक्टेड है, वीक है या उसको कह सकते हैं असाध्य है, तो उसको किसी भी वे आउट में, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो दवा हो और वो औषधि, आपको मैं बताऊंगा दवा और औषधि भी अलग है। इन सभी के साथ में उसको प्रयत्न किया जाता था कि वो ठीक हो जाए। अब आज की चिकित्सा में हम सोचते हैं कि अगर आपको स्ट्रेचर पे लेटा दिया, दवाई दे दी, पट्टी कर दी तो चिकित्सा हो गई। चिकित्सा का मतलब ये नहीं है। अगर आप देखिए कि मानसिक चिकित्सा में तो किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। इमोशनल जब कोई बंदा वीक है तो उसको जरूरत पड़ती है कि उसके साथ कोई इमोशनल सपोर्ट करे। तो देखो वह भी बीमार है। तो चिकित्सा का व्यापक रूप है। आपने सुना है विटामिन डी लेने के लिए सनलाइट के अंदर खड़े हो जाइए। हाँ जी, बिल्कुल। अब यह भी एक चिकित्सा का रूप है। अब देखने को बड़ा सरल है। तो चिकित्सा का एक ही माध्यम है कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष को अगर हम ठीक करने में, अगर उसको लाभान्वित करने का प्रयत्न करते हैं तो वो चिकित्सा में आता है। लेकिन वास्तव में चिकित्सा होती है स्वयं से, क्योंकि ये सिद्धांत है कि बॉडी का अपने आप में हीलिंग करना ही चिकित्सा है। बाकी आप सब असिस्टेंट हो। अच्छा। अगर आप खुद ही सनलाइट के अंदर नहीं हो तो सन पूरे दिन रहे, आपको कहाँ से विटामिन डी मिलने सही वाला सही। है? तो देखिए, तो चिकित्सा इज स्टार्ट फ्रॉम योर्स। अच्छा आपसे शुरुआत होती है, जी परंतु उसमें जो असिस्टेंट है जी। वो सपोर्ट करते हैं कि वो किसी तरह से ठीक हो जाए। ये चिकित्सा है। एक सिद्धांत है सर, चूँकि आप नेचुरोपैथी से बिलोंग करते हैं, एक तो लोग मतलब जनरली इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या नेचुरोपैथी लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए, उनकी नितान्तता है, उनकी आवश्यकता है, या उन्हें एलोपैथी पे ही रहना चाहिए, या एलोपैथी से नेचुरोपैथी पे जंप करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए? आपका क्वेश्चंस बहुत मैं कह सकता हूँ ये बहुत कंट्रोवर्सी भी ला सकता है अगर देखा जाए तो। एग्जैक्टली, लाता भी चाहिए। लेकिन वास्तव में कंट्रोवर्सी नहीं लाता इसको अगर कोई सही तरीके से संदर्भ करे। देखिए, एलोपैथी जिसको मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादातर बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे सिद्धांत नेचुरोपैथी से मिलते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, मैं इसको आपको बताऊंगा। और नेचुरोपैथी से एलोपैथी में जंप करना, एलोपैथी से नेचुरोपैथी में जंप करना, ये एक कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम की स्थिति है। आप एक काम कर सकते हैं, अपने 5 साल के बच्चों को एक कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, उन्हें कहना कि चूंकि मेरी फैमिली में कार्डियक हिस्ट्री है, इस लड़के को हार्ट अटैक नहीं आया, उसकी दवाई दे दो। तो वो क्या कहेंगे आपको? भाई इसकी दवाई तो दे सकते, तो क्या करूं? तो वो कहेंगे कि इसको अच्छे फाइबर खिलाओ, पानी पिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, नींद पूरी दो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब बताओ, वही प्राकृतिक चिकित्सा बता रहे। कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, पर वास्तव में अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या मुझे चीनी खानी चाहिए, बोले नहीं, यही प्राकृतिक चिकित्सा है। यानी 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक की इश्यूज नहीं होंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? प्राकृतिक चिकित्सा करेगी। यानी प्रकृति के द्वारा जो आपको, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जो आपको कर्म क्रियाकलाप करना है, वही प्राकृतिक चिकित्सा के बेसिक सिद्धांत है। तो आप इसे सिस्टम से नहीं छोड़। अब वो एलोपैथी वाले तो बोल रहे हैं ना कि करना है आपको। अब आप समझो किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास चले गए, उसी समय वहां पर एक
आप कहीं जा रहे हो और आपका ट्रॉमा हो गया, आप रोड साइड में एक्सीडेंट हो गया और आप बहुत बुरी तरह से कैजुअल हो गए और बहुत सारी आर्टरीज जिसको लाइगेट करना है, ब्लड को रोकना है, तो डेफिनेटली मॉडर्न मेडिसिन डीप इंजरी को देखेगी, उसको तुरंत रिकवरी करने की कोशिश करेगी। तो मेरा सिद्धांत ये है कि जब एक्यूट ट्रॉमेटिक कंडीशंस होती है, आप निसंदेह एलोपैथी सिस्टम पे जाके अपने आप को रिकवरी दे सकते हैं, परंतु जब भी क्रोनिक और नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एकमात्र उपाय सिद्धांत है वो प्राकृतिक चिकित्सा। ये क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं। अगर इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो कोई मुझे बता सकता है, पर ऐसा नहीं है, ये सैद्धांतिक है। परंतु अगर आपको नॉन कम्युनिकेबल इश्यूज हुए और आप अगर एलोपैथी के पास जा रहे हो तो आप रॉन्ग सिलेक्शन कर रहे हो। उसी तरह से अगर आपको एक्यूट ट्रॉमेटिक कंडीशंस हुई है जहाँ पे विग्रस लॉस एंड बहुत एक्सक्लूसिव इंजुरी है और आप अगर नेचुरोपैथ के पास उसी समय जाते हो तो वास्तव में आप रॉन्ग सिलेक्शन कर रहे हो, क्योंकि दोनों सिद्धांतों में एक ही प्रकार का है कि जीवन कैसे पहले बचाया जाए। हाँ, तो देखो वो भी पहले जो एक्यूट कंडीशन में जीवन को बचा रहे, हाँ बहुत सारे टॉक्सिन्स लगेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगेंगे, परंतु मैं आपको एक बहुत विधा बताता हूँ और हमारे गांव में भी चलती है कि पहले घाव में बारूद भरा जाता था, जब वो घाव होता था कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। ये बहुत पहले की विद्या थी। उसमें कई बार कुछ लोग केरोसिन डालते थे, जब पहले, आज से मैं 20-30 साल पहले की बात करूँ, जब गाँवों में इतनी चिकित्सा नहीं थी। अब केरोसिन डालने पे बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं होती थी, परंतु दूसरे इम्पैक्ट होते थे। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट आपके ऊपर किस लेवल का होगा उसी के हिसाब से आपको चिकित्सा का सिलेक्शन करना चाहिए। परंतु ये सर्वमान्य है कि जब तक आप बिल्कुल क्रोनिक कंडीशंस पे हो या आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे हो और इवन अगर कम्युनिकेबल डिसीज पे हो तो आपको पहले प्राकृतिक चिकित्सा को प्रेफरेंस देना चाहिए। यही से आपकी ओरिजिनल चिकित्सा की शुरुआत होती है। एक प्रश्न है इस पे सर कि क्रॉनिक डिजीज़ की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है कि रेस्पिरेटरी से संबंधित हो, या हो सकता है वो इंडोक्राइनोलॉजी से हो, या हो सकता है कि वो नेफ्रोलॉजी से हो, किसी से भी संबंधित हो सकता है। जब हम आज की आधुनिक चिकित्सा शैली की बात करते हैं तो इनमें इन सब का व्यापक डिस्क्रिप्शन है। लोग ये कहते हैं जनरली कि नेचुरोपैथी के पास में कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे हम एक्यूरेट, अगर हमें कोई टारगेटेड ऑर्गन को हिट करना है तो उसका कोई इलाज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक प्रसिद्ध नेचुरोपैथ ने ये कहा कि बीपी की दवा नहीं होती है, बीपी से आप दवा से उससे बीपी ठीक नहीं कर सकते। आप थायराइड की गोली देके थायराइड ठीक नहीं कर सकते, आप मधुमेह की गोली देके मधुमेह ठीक नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरोपैथी में भी ऐसा कुछ बिल्कुल सेटल्ड नहीं है। ऐसी मान्यता है लोगों की, जो मेरे को अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है तो मैं नेचुरोपैथी के सिद्ध सिद्धांत से जाऊं और उस चीज़ को फिट कर लूं या ठीक कर लूं। क्या कुछ ऐसा, या ये गलत सिद्धांत है या सही सिद्धांत है? आप प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर, मतलब मैंने भी कहीं सुना नहीं था और आपने ये प्रश्न पूछा है और मुझे बहुत अच्छी, मैं कह सकता हूँ कि अच्छी से अच्छी वाइब्स आ रही है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊँगा। देखिए, सबसे पहले क्रोनिक कंडीशंस का मतलब समझना होगा। ये सब जो शुगर, बीपी, ये जो कंडीशंस होती है, ये मेटाबॉलिक कंडीशंस है। ये क्रोनिक तब होती है जब आप लगातार इसके ऊपर ध्यान न दें और इसका एक एवरेज बढ़ के आए, जब बाद में आता है तब उसे क्रोनिक कंडीशन कहा जाता है। उसमें फिर किडनी फेलियर या जो भी आप कह रहे थे मुझे, आपने कहा कि एलोपैथी में टारगेट नहीं, नहीं ऐसा नहीं, एलोपैथी में भी टारगेट है। आप दवा के नेचर को समझिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप मेटफॉर्मिन, अगर शुगर की दवाई है तो उसका नेचर शुगर ठीक करना है ही नहीं। वो कभी क्लेम ही नहीं करते कि मेटफॉर्मिन शुगर ठीक करती है। मेटफॉर्मिन तो पीसीओडी में भी दी जाती है, इंसुलिन रेसिस्टेंट में भी दी जाती है, तो शुगर पेशेंट को भी दे रहे। तो आपको वो सोचेगा तो सही, सबको ये दवाई क्यों दे रहे। वो सिर्फ इतना करती है कि आपके इंसुलिन रेसिस्टेंट को करेक्ट करने में, या आपने जो फूड खाया है उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या ग्लाइसेमिक लोड है या उसका जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, उसको डिले करने में हेल्प करता है। अब आप कहोगे सर प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा कैसे? तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, क्या आपने ये आप बात मानते हो कि अफीम पीने से इंसान सुन्न पड़ता है? मानते हो? भांग पीने से बहुत खाता है और सोता है? मानते हो? इसका मतलब एंडोक्राइन पे इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
क्या उसके न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं, और जो कहता है कि नहीं होता उसे पिला के देखो। इसका मतलब है कि आपको पहले तरीका पता होना चाहिए था। पुराने जमाने में जब जब ये घायल होते थे ना सैनिक, तब मदिरा जो की बनाई जाती थी, उसमें एक अनुपात में अफीम और अनुपात में भांग मिला के उसको रात को पिलाया जाता था कि ताकि वो दर्द से कहारे नहीं। अब बताओ, जो पेन पाथवे है उस पर डायरेक्ट गया ना वो। डायरेक्ट इम्पैक्ट। इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, पर उस औषधि का, उसकी डोजेस का, उसके फॉर्मुलेशन का ज्ञान होना चाहिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में, और मैं एक ही सिद्धांत से लूंगा ताकि लंबा बात कंफ्यूजन नहीं आए, बीपी पूरे भारत की सबसे बड़ी समस्या है। अब बीपी की जितनी मेडिसिन है, एम्लोडिपिन, टेल्मा 20, ऐसे बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, उनके मुख्यतः काम होते हैं कि वो आपकी वेजल्स को डायलेट करके रखते हैं, उसको उसकी इलास्टिसिटी बना के रखते हैं, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ। वैसा ही अगर बीट रूट को एक्सट्रैक्ट निकालो तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अगर आप हेबिस्कस टी, जो गुड़हल की चाय है लाल फूल की, उसका भी अगर आप फॉर्मुलेशन निकालो तो उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो उस नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर किसी को दिया जाए तो ये सर्वमान्य है कि ये किडनी और बीपी दोनों को सही करता है, और खासकर बीपी को डायलेशन बना के बेस्ट रखता है। अब आप ये सोचिए कि ये क्या टारगेटिक मेडिसिन नहीं है? अगर आप इसका सही उपयोग करें, इसके साथ में आप परहेज करें। आप देखिए, किसी भी एलोपैथी के पास जाके बोलेगा ठीक है मैं आपकी बीपी की दवाई लूंगा लेकिन रोज नमक लूंगा, वो बोलेगा नहीं, नमक नहीं लेना है। आपने सुना होगा, वो नमक को मना करके सीधा नेचुरोपैथी के ऊपर आ रहा है कि नमक नहीं लेना, सोडियम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। सेम प्राकृतिक चिकित्सक भी कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हो तो नमक की मात्रा कम करनी पड़ेगी, फाइबर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं वो फूड आपको कम करने पड़े। इसको टारगेट मेडिसिन बोलते हैं। आप किसी भी एलोपैथी के पास भी चले जाइए और अगर ये कहेंगे मैं तो दिन की 1 किलो चीनी खाऊंगा, मुझे दवाई दो, मेरे शुगर कंट्रोल रखनी, वो नहीं हो सकता। तो बताओ फिर टारगेट मेडिसिन का है? टारगेट मेडिसिन इज नॉट ए रेमेडी कि जो डायरेक्टली जाके ठीक कर देगी, उसके अपने अपने एसोसिएट सिस्टम होंगे, तभी आप ठीक हो सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बीपी का सिद्धांत दिया। आप नाइट्रिक ऑक्साइड लो, हेबिस्कस टी लो, सोडियम का सेवन कम करो, पानी की मात्रा बढ़ाओ, फाइबर पूरा करो, ये हो गया टारगेट, सीधा बीपी पे, सीधा आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम पे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जनता को ये बात अभी समझना होगा। स्वीकार्यता लोगों में नहीं आ पाई है क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है, और हम एक ऐसे मकड़ जाल में फंस चुके हैं जो अंग्रेजी माध्यम है, जो हमें बहुत बुरी तरह फंसा चुका है, जिसमें हम समझ ही नहीं पाते हमें करना क्या है। एक इसी पे एक बात आ रही है, जनरली डॉक्टर्स ये क्लेम करते हैं, चूँकि बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मेरा काम करने का अनुभव रहा, डॉक्टर्स ये क्लेम करते हैं कि नेचुरोपैथी के पास में, मतलब नेचुरोपैथी इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू आयुर्वेदा, मतलब जो आयुर्वेदा का बाप या आयुर्वेदा का बेटा, मतलब जो भी जिस भी तरीके से आप देख लीजिए, योग का सहयोगी या इस तरीके से। कोई पर्टिकुलर रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई है इस पे, कोई ऐसी रिसर्च, सर्वमान्य रिसर्च नहीं है जो विभिन्न प्रकार के रोगों को स्वीकार्यता, यानी रोगों में स्वीकार्यता कंप्लीट करा पाए। मतलब आप ऐसे समझिए कि पाइथागोरस की थियरीज को हमारे यहाँ लोगों ने दे दिया, हमारे ऋषियों ने दिया है, बौधायन के सूत्र को ही पाश्चात्य लोगों ने स्वीकार किया, चरक ने ही सबसे पहले ये आपके ऑपरेशंस वगैरह की बात की, सुश्रुत ने बात की, लेकिन भारत उसे भारतीय लोग स्वीकार नहीं करते। जब भारतीय स्वीकार नहीं करता और वो कहता है कि मैं तो रैशनल हूँ, तार्किक हूँ, तो तार्किकता जनरेट करने के लिए जब भी हम बात नेचुरोपैथी के सिद्धांतों की लाते हैं तो हम क्लेम करते हैं कि महात्मा गांधी इज़ फादर ऑफ नेचुरोपैथी, आधुनिक नेचुरोपैथी के। फिर हम क्लेम करते हैं कि रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। इस तरीके का सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत देते हैं जो दार्शनिक सिद्धांत लगता है, वैज्ञानिकता नहीं है। तो प्रश्न मेरा यही है कि नेचुरोपैथी वैज्ञानिकता लैक कर चुका है, या वैज्ञानिकता को लोगों को बताता नहीं है, या मतलब ये क्या है, क्यों है ऐसा? बहुत सारे, एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आ गए मेरे। तो देखिए, पहले आपने कहा कि रोग शत्रु नहीं मित्र, ये तो एलोपैथी भी कहता है। वो हमेशा कहता है कि इफ़ यू डोंट गेट, आपको पता है जब कोविड में सबसे पहले क्या था, जिसने कोविड एक्सपोजल किया, एलोपैथी ने कहा कि उसकी एंटीबॉडी बन गई, अब वो किंग हो गया। ये आपको पता ही। इसका मतलब क्या है? कोविड शत्रु था या मित्र? वास्तव में वो
मित्र था। अगर आप उसे झेल सकते थे, आपकी इम्यूनिटी सही थी तो उसके बाद तो मैंने खुद, जब मुझे पता चला कि मेरी एंटीबॉडी बन गई तो मुझे वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं, कि मेरी एंटीबॉडी बन गई थी। तो आप देखिए, पहले शत्रु यानी मित्र का सिद्धांत तो आप भूल जाइए कि ये आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी एलोपैथी नहीं, ये सर्वमान्य है। इसको सभी कहते हैं कि फीवर इज अ फ्रेंड। तो फीवर आएगा तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। अब आपने कहा कि इसमें रिसर्च नहीं है, तो आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में नेचुरोपैथी में योग पे बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ है, बहुत ज़्यादा अनुसंधान हुआ है। जैसे CCRYN, सेंट्रल काउंसिल ऑफ नेचुरोपैथी इन योगा ने बहुत रिसर्च पेपर पब्लिश किए। निमांस जो है बेंगलोर का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस का, उसने बड़े पेपर पब्लिश किए कि कैसे मेडिटेशन, कैसे योगा, कैसे नेचुरोपैथी जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करती है करके, ये सर्वमान्य है। तो अब पेपर तो बहुत है, परंतु ये नॉर्मल लोगों में नहीं है। सरकार इसका प्रसार नहीं करती उस तरह से। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपने कभी पैरासीटामोल फीवर ठीक करती है ये रिसर्च पेपर पढ़ा है? नहीं पढ़ा। इसका मतलब है कि जनता जो 80% है वो अगर तार्किकता चाहती हो तो क्या उसने अपनी कोई दवाई लेने से पहले उसके बारे में रिसर्च पढ़ के आया है? नहीं पढ़ा। उसने भरोसा किया है, ये कह रहे हैं, ये अपने आप में ज्ञानी है, ये मैक्स जो भी एक XY हॉस्पिटल है, तो इसका मतलब है कि ये सही कह रहे हैं। परंतु जब हम बात हमारी आती है तो उनको इसलिए भ्रम होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसको कहते हैं मेडिकल मेडिसिन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला कि ये मेडिकल मेडिसिन का काम नहीं चलेगा। आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप डायबिटीज़ ठीक कर सकते हो, BP ठीक कर सकते हो। उन सुप्रीम कोर्ट का भी जो वर्डिक्ट है वो सही है, वो तो एलोपैथी भी नहीं कह सकता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि थेरेपी, ट्रीटमेंट एंड सिस्टम ठीक नहीं कर सकता। खुद कर सकते हो तो बताओ। अब आपने कहा जो रिसर्च का बेस का बात है, रिसर्च अच्छा खासा हो रखा है, लेकिन ये आयुर्वेद आया या नेचुरोपैथी, बेटा है या बाप है, उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं। पहले पंचमहाभूत आए इस संसार में, तब ब्रह्मांड बना, यानी यथा पिंड तथा ब्रह्मांड की बात है। उसके बाद ज्ञान आया, उसके बाद औषधियों का मिश्रण हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा तो पंचमहाभूतों पे, तो सबसे पहले पंचमहाभूत आए तो प्राकृतिक चिकित्सा सबसे पहले आई है। तो हम ये नहीं कह रहे सिस्टम किसी ने बाद में बनाया हो कि कितना लीटर पानी पीना है, कितना भोजन करना है, कैसा भोजन करना है, ये सिस्टम है। आप उस प्रक्रिया को, परिस्थिति को चिकित्सा का नाम नहीं दे सकते। परंतु जो ओरिजिनेट हुई है 5 महाभूत, और नेचुरोपैथी का सिद्धांत ही पंच महाभूतों पे है, तो फिर तो पंच महाभूतों के पहले कौन आया? कोई नहीं आया। तो इससे निर्विवाद हो गया। दूसरी बात है, आपको क्या कन्नड़ भाषा आती है? तो इसका मतलब क्या कन्नड़ नहीं है? कन्नड़ तो है, अब आपको नहीं आती है। तो कन्नड़ में अगर कोई चटनी बनाने का फॉर्मूला है वो कन्नड़ में बोला जाएगा तो आपको कैसे आएगा? इसीलिए तर्क करने वालों को, या जो कहते हैं कि नहीं इसके ऊपर, उनको पहले वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उसको गुरु ऐसा ढूंढ के उसका ज्ञान लेना चाहिए, फिर तर्क वितर्क पे आना चाहिए। चलने को तो मैं भी कह दूं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिसने महाभारत नहीं पढ़ी, जिसको 1 लाख पात्रों के बारे में नहीं पता, वो उस महाभारत के बारे में कैसे तर्क कर सकता है? वैसा ही मेरा है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के बारे में आप डायरेक्टली उसके बारे में मत बना दीजिए ओपिनियन कि वो ऐसा है, चाहे वो एलोपैथी भी हो। आपको पहले उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप जब ज्ञानी हो जाते हो तो फिर ऐसे लेवल पे पहुंचोगे कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। आपने तो ज्ञान ले लिया, बस आप वितर्क करने बैठ गए कि ये गलत है, ये गलत है, तो डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा। वैसे तो रोड पे गाड़ी चलाना भी गलत है, एक्सीडेंट हो जाएगा। पर क्या एक्सीडेंट हो जाएगा इसीलिए रोड पे गाड़ी चलाना गलत नहीं होगा? अगर आपको गाड़ी चलाने के नियम पता हो, आपको सब कुछ पता हो, तभी आप जज कर पाएंगे कि एक्सीडेंट क्यों होगा, किस वजह से होगा। तो आप उस रोड की और गाड़ी को ब्लेम कर रहे हो कि किसी की कैजुअलिटी हो जाएगी, वैसे सिस्टम को ब्लेम कर रहे हो। पहले सिस्टम को अगर आपको उसको समझना है तो पहले उसे गहनता से समझिए। उसको समझने के 2 सिद्धांत हैं। पहला, जैसे मैंने राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी कर्नाटक, जहाँ से हजारों MBBS डॉक्टर निकलते, आयुर्वेदिक निकलते, होम्योपैथिक निकलते, नेचुरोपैथिक निकलते। हमारी 5.5 साल की डिग्री होती है, 3 साल की MD होती है, हमारा एग्जाम यूनिवर्सिटी लेता है, फिर हम जाके एक नेचुरोपैथ फिजिशियन बनते हैं। हमें पूरा सिस्टम पढ़ना पड़ता है, एलोपैथी का, चाहे होम्योपैथी का या आयुर्वेदिक का या नेचुरोपैथी का। तब जाके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते कि क्या सही है, क्या है गलत है। किसी ने बस 4 प्राणायाम सीख लिए, 2 जड़ी बूटियों के बारे में पता चल गया, उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया, वो गलत है, मैं सही हूं। ये सिद्धांत ही दुखद है। राइट।
ये आपने बड़ा सटीक कहा। भारत में आप किसी से भी चलते हुए पूछेंगे, आप लोग भी पूछिएगा कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो हर व्यक्ति बता देगा कि ये लो, इससे ये करो, इससे ठीक हो जाओगे। सर, हम 4 हिस्सों में अपने पॉडकास्ट को जनरली बांटते हैं। पहला हिस्सा हमारा दार्शनिक हिस्सा था, जिसमें हम सब्जेक्ट को पूरा इवेलुएट करते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा शुद्ध रूप से जनमानस के लिए है। अगले 15-20 मिनट हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे कि किस रोग की क्या दवा, क्या इलाज। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ आए हुए हैं लकीली, और आपसे मिलने के लिए आपके बालाजी निरोग धाम जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जनता आपको सुन के भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाए। तो ऊपर से लेके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम पहुँचेंगे कि क्या है प्राकृतिक चिकित्सा। इस समय दिल्ली में सर बहुत सारे लोग, उनके सर का बाल ही गायब हो जा रहा है, बाल काला नहीं रह रहा है। छोटे 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 उम्र के बच्चे हैं, वो गंजे हो रहे हैं और बाल सफ़ेद हो रहा है। बहुत सारे लोगों को बाल आ ही नहीं रहा, किसी स्थिति में नहीं आ रहा है। कुछ लोग को बहुत रैपिड ग्रोथ नहीं पा रही, महिलाओं का बाल बहुत टूट रहा है। नेचुरोपैथी की ही शरण में सभी जाना चाहते हैं। ऑनेस्टली आपका क्या इस पर, क्या आपकी राय है, क्या स्टैंड है आपका? अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि भारत में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाने वाली चीज़ कौन सी है, तो अगर आप रिसर्च भी देख लीजिएगा जब पॉडकास्ट पूरा हो जाए, और जनता भी देख सकती है, वो है प्रोटीन। हम सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा। हम सबसे ज़्यादा कार्ब फेवरेबल लोग हैं, हम कार्ब्स ज़्यादा रखते हैं। बालों के और नाखून के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये शुद्ध प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है जी। तो जब प्रोटीन है तो उसे रिक्वायरमेंट किसकी होगी? माता भी जाती हैं कैरोटीन कराने के लिए। हाँ, तो केराटिन प्रोटीन है। ट्रीटमेंट है। तो आप ये देखिए कि हमारी जो जो ग्रोइंग जनरेशन है वो चली गई है मैगी, कुरकुरे, पिज्जा, पास्ता पे। राइट राइट। वो दूध से, दही से, पनीर से, मक्खन से बाहर आ गई है। अब हुआ क्या है कि दो तरह से बालों का मैं कह सकता हूँ हास हो रहा है। पहला वो है डाइट, जिसमें अगर विटामिन ई, विटामिन सी और प्रोटीन, ये 3 कॉम्बिनेशन नहीं अगर आपकी प्लेट में, आपकी वेट के भी हिसाब से, तो आप प्लीज़ बालों की ग्रोथ को भूल जाइए और आप दुनिया की जितनी दवाई लगानी है लगा लीजिए। ऐसा होता तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप संसद में हमारे इतने नेताओं को देखते हैं, क्या उनके पास इतनी परिस्थिति नहीं कि वो अपने सर के बाल किसी भी दवाई से प्राप्त कर ले? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की। हाँ, तो आप ये देखिए कि जब जड़ से ही अगर आपने अपना नहीं किया हो तो वो दिक्कत है। दूसरी है कि मेल जो होते हैं वो हमेशा हेयर लॉस उनका होगा, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही हेयर लॉस का कारण बनता है। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिनके पूरे शरीर पे तो बाल होंगे, सर पे चले जाएंगे, जिसमें DST टेस्टा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन उसको ब्लॉकर, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर देते हैं, लगाने के लिए बोलते हैं। तो वास्तव में तो जो बाल पुरुष के हैं उसमें हार्मोन बड़ा इशू है, अगर आगे जाके बनता है तो। महिलाओं में डाइट बड़ा इशू है। फिर जब महिला 50 की हो जाए, आपने देखा बहुत सारी माताएं जब 70-80 की होती है तो उनके सर के बाल कम होते हैं और हल्की हल्की दाढ़ी आती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनमें उनके फीमेल हार्मोन कम होकर टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा ऊपर, हाँ, इसीलिए देखो ग्रो होना लग जाता है। तो वास्तव में बाल सिर्फ और सिर्फ एक परिस्थिति नहीं है। लोगों ने भ्रम कर रही है कि ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपकी स्काल्प यानी आपका खोपड़ी, जैसे पहले कंघी करते थे झीनी छोटी वाली, ये इरिटेट नहीं हो और यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं आए इरिटेट होके, मैं दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ किसी भी, वो कंघी करते थे तो घिस के करते थे ताकि स्काल्प पूरा गर्म हो जाता था। तब क्या होता था कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ती थी, पोर्स खुलते थे, तो हेयर फॉलिकल्स में पोषण मिलता था। दूसरा है पोषित होना भी जरूरी है। अगर आप पोषित होंगे तो आपके बाल सुधर जाएंगे। तीसरा है कि आपके हार्मोन बैलेंस भी उसके साथ साथ होने चाहिए। और फिर चौथी आती है हेयर केयर। तब आता है कि बालों को साफ रखना, बालों को संभाल के रखना, धूल मिट्टी से बचाना, कचरों से बचाना। आपने देखा होगा कीमो वालों के बाल झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको देखो, उनके जो हेयर फॉलिकल्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब ये तो आप मानते हो कि केमिकल का इम्पैक्ट बालों पे हो रहा है। तो सेम वे में जब आपका पोषण पूरा नहीं होता, यू विल हैव ए हेयर लॉस। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आपके हेयर अच्छे नहीं होने वाले। अगर आपने अपना प्रोटीन बेस्ट कर लिया, विटामिन ई अच्छा कर दिया, विटामिन सी जो खाने से मिलता है वो आपने पूरा कर दिया, जिस नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, आपको कुछ करना ही नहीं है।
फिर भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये भी कारक हो सकता है, डेंड्रफ भी कारक हो सकता है, पानी का भी कारक हो सकता है। उस समय देखो आपको चिकित्सक को मिलके ही अपना पत्ते जानने की जरूरत होती है। पर सामान्यतः हैव ए बेस्ट प्रोटीन इन योर डाइट, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर हेयर। सर अभी दो शब्द मेरे लिए मार्किंग के हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है और दूसरा है प्रोटीन। तो पहले प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। प्रोटीन, नेचुरोपैथी में प्रोटीन का क्या क्या सोर्स है, एक व्यक्ति को कितने प्रकार का प्रोटीन लेना चाहिए, अपनी कौन कौन सी डाइट पे वो फॉलो कौन कौन सी डाइट फॉलो करे जिसके माध्यम से उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और प्रोटीन लेने की क्या थियरी है। एक व्यक्ति को, जैसे मुझे मान लीजिए मैं अगर 70 किलो का हूँ और मेरी उम्र को भी एक से मान ली 30 है, तो मैं उस प्रोटीन को कैसे आत्मसात कर सकता हूँ, उसकी क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या थियरी है, आप प्लीज़ इस पे मार्गदर्शन। मैंने कहीं एक किसी से सुना था और बड़ा सरप्राइजिंग था कि घोड़ा तो कभी प्रोटीन लेता नहीं, वो तो घास ही खाता है, फिर उसके अंदर प्रोटीन कहाँ से आता है। बड़ी लॉजिकल थ्योरी लगती थी लोगों को, अरे यार ये बात सही कह रहा है, घोड़े तो कभी प्रोटीन नहीं लेता, सब बकवास है प्रोटीन लेना, घोड़ा तो घास खाता है फिर भी बलिष्ठ हो जाता है। भैया घोड़ा कोई आधा किलो घास नहीं खाता है, घोड़ा खाता होगा बहुत बहुत अच्छी वॉल्यूम में घास। चना तो भी खाता हाँ, तो वैसे ही जैसे 100 ग्राम चना भी भले मत करो, वैसे ही 100 ग्राम गेहूं में 10 ग्राम प्रोटीन होता है। मैं रैंडमली कहता हूँ, वैसे ग्रास में भी प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन का बायो अवेलेबिलिटी ये बहुत बड़ा मायने रखता है। वर्ड जो पता नहीं जनता कैसे समझे। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि खाने में तो आपके 50 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन पेट में जाने के बाद वो कितना एब्जॉर्ब होगा वही एक्चुअल प्रोटीन होता है। और लोगों को क्या लगता है, अरे सोया चंक खाइए, सोया चंक में 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन है, मतलब हमें 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। अब जो मांसाहारी है ऑफकोर्स उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए जो मांसाहारी व्यक्ति जब मांसाहार से प्रोटीन लेते हैं तो उनको उस प्रोटीन का प्रॉपर, देखो जो तथ्य वो तथ्य। परंतु अगर प्राकृतिक चिकित्सा में मांसाहारी निषेध करते हैं और हम शाकाहारी पे ध्यान देते हैं, तो हमें शाकाहारी में भी ये ध्यान देना होगा कि कंप्लीट प्रोटीन किसको कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, चावल में भी प्रोटीन होता है तो 2-3 ग्राम, दाल में प्रोटीन होता है 23-24 ग्राम, लेकिन अगर आपने अकेली दाल खाई तो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि उसके 9 अमीनो एसिड जो है वो उसमें से एक तो मिसिंग है। वो तभी होता है जब चावल साथ में हो। इसीलिए हमारे पुरानों लोगों ने दाल चावल का सिद्धांत रखा था, उन्हें पता था ये कंप्लीट प्रोटीन है। और आपने पता है एक कहावत है कि भगवान दाल रोटी दे दे, कुछ कभी सब्जी रोटी का डायलॉग नहीं आया, दाल रोटी। क्योंकि दाल और गेहूं जब दोनों मिलेंगे तो उनका स्कोर बनता है 1, जैसे एग का स्कोर है 1, वो क्या है, कंप्लीट प्रोटीन है। आपने सोचा कि मैंने रोटी खा ली तोरी की सब्जी के साथ में, तो आपका पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है। तो पहले तो ये सोचिए कि कंप्लीट प्रोटीन किसको कहते हैं। जब तक आपको ये सिद्धांतिक नहीं रूप से नहीं पता होगा तो आप सब पीछे पड़ोगे। 5 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन, ये सब कैलकुलेशन है, होता है पर एब्जॉर्ब नहीं होता। इसीलिए आपको सबसे पहले प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी डाइटरी कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन कॉम्बिनेशंस करते हैं। तीसरा होता है एनरिचमेंट, यानी अब आप बताइए कि अगर आप 100 ग्राम, क्या आप आधा किलो दाल खा सकते नहीं। अब आपने कहा मैं 70 kg का हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 60 ग्राम, मैं 0.8 ग्राम लेना चाहिए। अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते तो, एक्सरसाइज करते तो 1.2-1.5 ग्राम लेना चाहिए, पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मैं ये मान के चलता हूँ 60 ग्राम लेते हैं। 60 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको कम से कम 300 ग्राम तो दाल, या 200-250 ग्राम तो दाल लेनी पड़ेगी। आप अगर पनीर भी लेने जाओगे तो कम से कम 300 ग्राम पनीर लीजिए, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, आप एनरिचमेंट करेंगे, यानी कि आपने 100 ग्राम जो दाल पकाई वो भी इतनी सारी बन जाती है। तो आपने अगर समझो दाल पकाई है 100 ग्राम, या जो आपने 50 ग्राम दाल पकाई है, तो सोचो कि इसमें आपने सोया जो चंक्स है उसको ग्राइंड करके उसके पेस्ट को डाल दिया 20 ग्राम, और उसमें आपने पनीर के टुकड़े थे जो कम से कम 50 ग्राम डाल दिए, तो अब जबकि वो आपका प्रोटीन रिसोर्स कम से कम 50-60 ग्राम तक जाएगा। अब वो भी खाने के बाद पूरा नहीं जाएगा, उसका भी कुछ 75% ही एब्जॉर्ब होगा। तो आप उसको किसके साथ खाएंगे, राइस के साथ। भले राइस 30 ग्राम लीजिए, काप ज़्यादा मत लीजिए, चाहे रोटी 4-10 क्यों लेनी, 2 लीजिए, पर उसको कॉम्बो में ले जाइए। आपको पता है सैटन करके एक कंटेंट है जिसकी सब्जी बनती है राजस्थान में,
वो हम गेहूं के आटे को धोते 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 और पीछे जो ग्लूटेन चिपचिपा बचता है ना, उसमें 75 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, जितना किसी में नहीं होता। और उसकी बनती है सब्जी राजस्थान में, बड़ी महंगी बनती है क्योंकि पूरा आटो को करने के बाद बनता है, पर 75 ग्राम प्रोटीन पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। एक तो वो ग्लूटेन एलर्जी करेगा क्योंकि प्योर ग्लूटेन है, परंतु वो 75 ग्राम प्रोटीन पूरा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसीलिए प्रोटीन को कॉम्बिनेशन में लीजिए, जैसे दाल है तो चावल के साथ लीजिए, दही भी है तो राइस के साथ लीजिए, रोटी है तो दाल के साथ लीजिए, चने हैं तो भी आपको कुछ ऐसा जो चाहे तो रोटी या चाहे तो चावल है उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ होना चाहिए। दूसरी बात है प्रोटीन को तोड़ना, यानी अंदर पचना चाहिए। जैसे हमेशा पपीता, मैं मानता हूँ मेरी तरफ से पपीता इज़ द बेस्ट, उसमें पाइपेन होता है, वो अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस को तोड़ता है और एब्जॉर्ब करता है। और एक चीज़ और है, प्रोटीन खाने भर से प्रोटीन मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने भोजन ला दिया, आप तीनों को जो भी यहाँ बैठे हमको भूख ही नहीं है, तो क्या हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो भूख लगानी पड़ती है, इसलिए प्रोटीन मसल्स मटेरियल है, इसीलिए एक्सरसाइज कीजिए ताकि प्रोटीन डिमांड बढ़े, नहीं तो वो तो वे आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो हो सकता है आपके लिए नुकसान करे, वो आपके किडनी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। भले लोग कहते नहीं, कर सकता है चाहे तो, वो यूरिक एसिड भी बन सकता है कि उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। राइट। उपयोग करना है तो प्रोटीन लेने मात्र से नहीं होगा, उसका खर्च भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस होगा। बैलेंस होगा, बिल्कुल। सर एक चीज़ है इसमें, अभी आपने जैसा कहा गुलेटिन, और जब आप इसकी बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया गट हेल्थ को लेके। एक तो गट हेल्थ क्या है, इंटेस्टाइन के संदर्भ की बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्यों गुलेटिन इत्यादि को बहुत नकारा जाता है। और आजकल एक सिद्धांत चला है वेगन का, जिसमें कुछ लोगों को दूध भी उसके विरोध में ही जाते हैं कि दूध और पनीर के खिलाफ तो खूब बातें हैं। तो मेरा प्रश्न इन्हीं तीनों चारों चीज़ों के आसपास है कि पनीर क्या है, क्यों लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि विकृत स्वरूप है दूध का, उसे स्वीकार नहीं करना है, शास्त्रों में भी कोई वर्णन नहीं है। एक चीज़ गट हेल्थ पे कैसे इसका इम्पैक्ट है, गुलेटिन का क्या सिद्धांत है, तीन बात। मैं जो उत्तर दूंगा उसमें आज के पॉडकास्ट के बाद में शायद कोई मेरे दुश्मन भी बन सकते हैं, कोई मेरे दोस्त भी बन सकते हैं, परंतु मैं दोनों नज़रिए से दूंगा क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप गट, आपने कहा कि गट क्या है। गट तीन चीज़ों से बना है। पहले गट में डेफिनेटली जो इंटेस्टाइन है उसकी अपनी लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर होती है, और उसमें रस होते हैं तरह तरह के, वो पहला कारक है। दूसरा है उसमें चिकनाहट होती है, लुब्रिकेंट, उसमें विलियक बॉडी होती है जो उसको आगे मूव करता आगे है। बढ़ाते हैं, हाँ। लेकिन जो मेन कंटेंट है वो है बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया। अगर गट में आपके गट बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको गट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और गट बैक्टीरिया किससे बढ़ता है? हमेशा परिष्कृत फूड से बढ़ता है, जैसे फर्मेंटेड इडली, डोसा, खमन ढोकला, रात की बासी रोटी या गंजी, जो चावल जो पड़े हुए होते हैं उनसे बनता है, तो वो आपको अच्छा दही ऐसे दे सकता है। ये गट के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रखता है। तो गट बहुत सिंपल है, आप जितनी भी एंटीबायोटिक लेते हो वो गट को खराब करती है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप सोचते हो हम काढ़े ले ले, जैसे कुछ लोग है ना कोविड में काढ़े लेने शुरू किए, वो भी गट हेल्थ को खराब करता है। कोई भी काढ़ा, कोई भी काढ़ा, अगर आपने काढ़े की मात्रा या काढ़े का उपयोग सांद्रता उसकी बढ़ा और उस समय नहीं किया जब समय उसकी जरूरत है, बस आप लिए जा रहे हो, इससे हम ठीक रहेंगे। तुम तो ऑलरेडी ठीक हो भाई, क्यों लेना है? मैं तो कभी नहीं लेता, जब मैं ठीक हूं तो मैं इसको क्यों लूं? आप बताइए कि गोली का, अगर आपके पास बंदूक और आपके पास गोली है तो दुश्मन हो तो वो गोली चलाओ ना, तो रोज गोली चला के तब इम्यून कर दोगे सिस्टम को। वो दवाई रेसिस्टेंट एलोपैथी में भी नहीं, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में भी रेसिस्टेंट है। इसीलिए आपको सेवन करना है तो आपकी परिस्थिति के अनुसार करो। आप उसको सुबह सुबह अगर आप टीवी चालू करोगे तो 20 चैनल आ रहे हैं, उसमें 22 बाबा आएंगे और बोलेंगे ये लो वो लो, ये लो वो लो, सब लेना शुरू कर देंगे। मैं आप सभी को कह रहा हूँ, सभी अगर आप टीवी या कैसे न्यूज़ कुछ देख के ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा गलती है, आप उस औषधि को ख़त्म कर रहे हो, उसका प्रभाव को। जैसे जब कोई इंसान 1 गिलास भांग पीता है तो बहुत नशे में होता है, जब 1 साल होने के बाद जब 1 गिलास कोई काम नहीं करती, क्यों? इम्यून हो गई ना। आप इस सिद्धांत को समझ सकते हो? पूछना, आप अल्कोहल वाले से पूछ लेना, पहले तो वो हो सकता है 1 गिलास पी रहा हो, फिर वो तो 1-1.5-2 साल के अंदर 4 गिलास पे आ जाएगा, तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही सिद्धांत वहाँ है, इसको समझना होगा। इसीलिए गट को नेग्लेक्ट करना
शरीर की व्याधियों को बुलाना है। जिसका जिसका पेट खराब, उसका सब पूरा जीवन खराब है। तो गट में बैक्टीरिया होते हैं, वो हमेशा डिमांड करते हैं कि हमें बढ़ाने का तरीका मतलब दो। इसका सबसे अच्छा सिद्धांत था अचार। जितने अचार थे, जिसको इतना क्रिटिसाइज किया, इतना क्रिटिसाइज किया, इतना क्रिटिसाइज किया कि जिसकी लिमिट नहीं और थाली से चला गया। वास्तव में पीकल सबसे अच्छा गट फ्रेंडली पीकल होता था। उसमें जो आप सरसों का तेल डालते थे, वो तो सिर्फ आप उसके ऑक्सीजन अंदर न जाए और उसमें बैक्टीरियल फंगस नहीं हो, इसीलिए था। तेल का अचार से कोई लेना देना नहीं हो। आप जब अचार निकालो तो बिल्कुल स्क्वीज करके निकालो, वो बैक्टीरियल ग्रोथ, वो गट के लिए बहुत अच्छा है, फर्मेंटेड है। तो गट हेल्थ करने के लिए बैक्टीरियल हेल्थ होनी चाहिए। आपने कहा ग्लूटन, देखो ग्लूटन बहुत अब बदनाम हुआ। हाँ, ग्लूटन स्वेलिंग करता है क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ है, पर वो चिपचिपा कब होगा? जब उसके साथ फाइबर नहीं होगा। नहीं तो चिपचिपा कैसे होगा? जो पुराने समय के गेहूं थे, बाद में क्रांति हुई तो ऐसे गेहूं बनाए गए जिसकी क्वालिटी उतनी नहीं रही जो पहले फाइबर वाली क्वालिटी थी, इसलिए ग्लूटन और जो ब्लोटिंग से वो इस बार ज़्यादा बढ़ी है। परंतु अगर आप पहले के टाइम पे जाओगे तो भी लोग गेहूं खाते थे, लेकिन गेहूं के साथ फाइबर खाना बहुत जरूरी था। अगर आप फाइबर नहीं खाओगे तो ग्लूटन परेशान करता है, ये मेरा मत है। पर आप अकेले ग्लूटन खाओगे, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैदा, समोसा और गेहूं की रोटियां, लगातार जब भी गेहूं की रोटियां खाओगे तो दिक्कत होगी। हमारे टाइम पे तो जब जमाई आते थे, जमाई आप समझते होंगे, जमाई, तब उसे गेहूं की रोटी बना के देते थे। इसके अलावा गेहूं की रोटी बनती नहीं थी। तो वास्तव में अगर आप ऋतुओं के हिसाब से या साप्ताहिक, जैसे मंगलवार को आपने समझो चने की बेसन का कोई पाक खाया, सोमवार को आपने चावल खाए, बुधवार को आपने ग्रीन वेजिटेबल्स की कोई बने हुए चीज़ें खाई, बाजरा लिया, मक्का लिया, जौ लिया, ज्वार। एक तो मिक्स नहीं करना, ये सबसे बड़ा भ्रम है लोगों में। उनको लगता है मिक्स खाते, अरे मिक्स खाने पर तो सबकी मात्रा डेली जाएगी। अलग अलग बदलो, इससे आपका गट भी चेंज होगा। तो अगर वीक में एक दिन ग्लूटेन चला गया कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लगातार तो चाहे अगर बाजरा खाओगे तो भी नुकसान है। तो सबसे पहला ग्लूटेन का भ्रम निकालो, उसको सिस्टम में लाओ, नियम में लाओ। तीसरा आपने मुझे बोला दूध का, पनीर का। देखो हरियाणा वाले, राजस्थान वाले और पंजाब वालों में दूध का जो लैक्टोज टॉलरेंस है, साउथ वालों में नहीं है, और जो ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, उनमें भी नहीं। तो इसका सिद्धांत सीधा देखो मेरे हिसाब से, इफ यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, ईटिंग कर्ड or paneer, and if you feel bloating, comfortable, swelling, stop it. If you're fine, don't stop it. It means it's have a capacity, digestion capacity नहीं है तो घी भी नहीं पचेगा, कहने को तो मैं कहता हूँ। आप देखिए कि 14 साल के बच्चों तक वो लैक्टोबैसिलाई होते पेट में, अब तो लैक्टोबैसिलाई के पाउच भी आते हैं। तो वो क्या होता है कि वो दूध को फाड़ता फूटता है और उसको डाइजेस्ट कर सकता है, उसके बाद नहीं होते। लेकिन एक टॉलरेंस कैपेसिटी भी एक वर्ड है साइंस में, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको दूध से फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु आपने बहुत लोगों को सुना हो कि मुझे दालों से गैस हो जाती है, मुझे नींबू से स्वेलिंग हो जाती है। अब बताओ नींबू से स्वेलिंग क्यों हो रही है? इसका मतलब सभी पूरी दुनिया नींबू बंद कर दे? नहीं, वो उसके लिए सही नहीं है। तो कोई कहता है मुझे दही खा के मेरा गला जाम हो जाता है, उसके लिए सही नहीं है। तो वो आपको व्यक्ति विशेष के हिसाब से बताएगा। परंतु मेरा ये मानना है कि आप दूध का सेवन न करके दही और घी पे ध्यान दो। पनीर का सेवन भी अगर आप करते हो तो तभी करो जब आपकी एक्टिविटी हैवी हो, नहीं तो वो आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचा सकता है कि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो आप देखेंगे काम के स्तर को लेकर, अब माइंड मत कीजिएगा बिहार और यूपी में ज़्यादा चावल खाया जाता है, वो थाली भर भर के चावल खाते हैं। उनकी मेहनत देखिए, उनके काम को देखा है। और हम ऐसे आंखें निकाल निकाल के बोलेंगे चावल जहर है, वाइट जहर है, वाइट जहर है, जबकि सनातन संस्कृति से सिर्फ चावल के तिलक हुए। चावल से अच्छा सुपाच्य भोजन नहीं है। पर चावल खाने जितनी मेहनत करो फिर उसे ब्लेम करो कि वो तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत आपको पौष्टिक देता है। आप खा रहे हो, करना कुछ नहीं है, और फिर शरीर में विकार आ रहा तो चावल ने कर दिया। ये बड़ी काम की बात आपने की। दर्शकों को भी ये समझना होगा कि करना कुछ नहीं है, ज्ञान सारी चीज़ों पे स्वीकार करना और देना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक बहुत, अब हम लोग क्विक एक एक उत्तर लेते जाएंगे वन लाइनर्स के तौर पे कुछ बीमारियों के, क्योंकि बीमारियों का बहुत बड़ा संसार है।
आँखों को ठीक करने का नेचुरोपैथी में सबसे बेहतरीन इलाज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर त्रिवेदी? फर्स्ट, रेस्ट योर आइज, हम्म, जो आज के टाइम पे नहीं है। आई फील इफ यू रेस्ट योर आइज एज अकॉर्डिंग टू प्राकृतिक चिकित्सा की, जब 7-8 बज जाए तो अंधेरा हो गया, लेट जाओ, सुबह 4-5 बजे उठो, थोड़ा बहुत अपना जो दिया हुआ जला के काम करो और सूरज की रोशनी में काम करो। ये तो सैद्धांतिक है। पूरे दिन अगर आप इसमें बैठे हो तो होगा नहीं। दूसरा है सर्कुलेशन बढ़ाना है, पट्टी रखो डेली आंखों पे ठंडी, उससे आपके आंखों की तरफ खून का फ्लो बढ़ेगा, उससे आंखों की थकावट और फ्लो के कारण उसका नरिशमेंट होगा। तीसरा है त्राटका, करो त्राटका, कंसंट्रेशन दो, ताकि आपके आई बॉल्स जो घूमते हैं उसकी एक्सरसाइज हो। ये वीक पड़ते तब फोकस डिस्पर्स होता है और पानी आए ताकि आपका आंखों का सफाई हो। और चौथा है उसका न्यूट्रिशंस, वो है विटामिन ए एंड विटामिन सी, यानी खूब बीटा कैरोटीन की चीजें खाओ और विटामिन लो। ये आंखों के सिंपल फॉर्मूले। बट अगर रेस्ट नहीं किया आंखों को 11-1 बजे तक, तो फिर प्लीज यू डू एनीथिंग इज गोइंग टू बी वर्स्ट। परफेक्ट। साइनस को ठीक करने के लिए क्या इलाज है नेचुरोपैथी? अब साइनस बहुत सारे होते हैं। देखो साइनस में नेजल जो सेप्टम डिविएशन भी हो सकता है, नाक की हड्डी भी बढ़ सकती है। तो सभी लोग कहते हैं आप ये कर लो, ऐसा नहीं होता है। कई बार जब नाक की हड्डी बढ़ के इतनी बढ़ जाए तो वो विकृति होती है, फिर उसकी चिकित्सा होती है, सर्जरी होती है। ये फैक्ट है। देखो, तो भी अगर आपको चाहिए तो साइनस को क्लीन करने का एकमात्र तरीका है कि आपको नेजल शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें सूत्र नीति या जल नीति है या अनु तेल डाल के आपको नाक की शुद्धि करनी है। और आप जो आपका फोर हेड, देखो यहाँ पर भी साइनस है, यहाँ पर भी साइनस है, तो फोर हेड के ऊपर आपको गर्म पट्टी रखनी चाहिए जल नीति के बाद में। ये बहुत सिंपल तरीका है आपके साइनस को ठीक करने का। साइनस के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे एलर्जिक साइनसाइटिस भी होता है, जिसमें एलर्जी से साइनस हो रहा हो, और किसी, जैसे मैंने आपको बताया विकृति के साथ, तो उसके अलग अलग चिकित्सा निदान है। परंतु एकमात्र चिकित्सा निदान है जल नीति, सूत्र नीति, नेत्र शोधन और पट्टी का तुम्हारे साइनस के ऊपर हार्ट रख दिया, ये बहुत सफिशिएंट हो गया। इसको बिल्कुल किसी के गले में परेशानी हो जाए, आवाज़ बहुत मोटी निकलती हो, वोकल कॉर्ड में, हाँ, वोकल कॉर्ड का इन्फेक्शन हो, एपिग्लॉटिस का इन्फेक्शन हो, बार बार जो हमारे कंठ में छोटे सा लिम्फ नोड लटक रहा है, इसमें कोई परेशानी हो, कुछ निगलने में बहुत परेशानी हो, इस परेशानी का क्या निजात? वैसे बहुत सारी कारण हो सकते हैं इसके, क्योंकि आपने तो बड़े संदर्भ में मुझे एक वाक्य में बोलने को बोला है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कंठ सुधारक होना चाहिए, यानी कंठ को शुद्धता करनी चाहिए। इसकी शुद्धता करता है तेल, जिसको कहते हैं गंडूस, यानी आपको कोकोनट ऑयल, अगर आपको इन्फेक्शन है तो फिटकरी के साथ, अगर आपका गला खराब है तो मुलेठी के साथ, अगर आपके मुंह में अल्सर है तो शहद के साथ, अगर आपके मुंह में बैड स्मेल आ रही है तो इलायची के पाउडर के साथ वो ऑयल डालना होता है, थोड़ा पानी लेके उसके गरारे करके थूकना होता है। ये वोकल कॉर्ड, एपिग्लोटिस वाला या माउथ का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन ये लगातार करना होता है। इसके ऊपर चिकित्सा थोड़ी सी सैद्धांतिक और वैज्ञानिक होती है, पर उसके लिए डेफिनेटली अगर आपको नहीं फर्क पड़ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो पहले एक बार ना डायग्नोसिस करे कि किसका कॉज है, ये क्या कॉज है करके, उस कॉज के हिसाब से ही वो आपकी चिकित्सा कर सकते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप डॉक्टर्स की दुनिया में? आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर्स बनते ही है डायग्नोसिस करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए नहीं बनते। अगर आप यूएस का सिस्टम देखोगे, मुझे हो सकता है मेरी जानकारी आधी हो तो दर्शक अगर सोचे कि डॉक्टर साहब ने गलत बोल दिया, पर एक बार आप देखिएगा, जहाँ तक मेरी जानकारी सही है, यूएस में डॉक्टर फोकस करता है डायग्नोसिस पे, दवाई लिखता है फार्मासिस्ट, क्योंकि वो पढ़ता है 4.5 साल। एग्री 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 एग्री। डॉक्टर ये देखता है ये कि वियतनाम इसको में भी है। हुआ क्या है, इसको हुआ क्या है। वो पूरे अपने जितने भी एसेट्स है उससे पता लगाता है कि इसको हुआ क्या है, बस उतना लिख के देता है। जैसे इसको हुआ है न्यूरोकैंथोसाइटोसिस लिख दिया, या उसने लिखा कि इसको भाई मल्टीपल माइलोमा लिखा, या उसको, ये तो कैंसर है जैसे, या उसको लिखा कि भाई इसको एपेंडिसाइटिस हो गया है। तब वो फार्मासिस्ट उस पर्चे के बाद में उसकी कौन सी मेडिसिन होगी वो पूरा बनाता है, क्योंकि उसे सॉल्ट के ज्ञान ज्यादा है। ये देखो, ये बड़ा इंडिया में तो शायद हो सकता है मेरे नीचे कमेंट्स हो जाए, पर वास्तव में डॉक्टर डायग्नोसिस करने के लिए है, फार्मासिस्ट दवाई देने के लिए। परंतु कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर भी दवाई दे रहे तो वो ज्यादा जानते होंगे, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। परंतु राइट डायग्नोसिस इज ओनली राइट ट्रीटमेंट। No diagnosis, don't say no treatment. You can say wrong treatment.
सो अगर आपने रॉन्ग डायग्नोसिस कर दिया तो खत्म, आप भूल जाओ, आपने एक और बीमारी उसको दे दोगे। डायग्नोसिस नहीं है तो ये लोग जो कहते हैं मेरा सर दर्द होता है, आप सुबह सुबह नाक में 2 कलियां सूंघ लो आपका सर दर्द चला जाएगा। सर दर्द तो 10 तरह के होते हैं, पता करना होता है कि किससे हुआ है। भाई टेंशन हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, ऑसिपिटल न्यूरोलजिया हेडेक है, सर्वाइकल हेडेक है, नेजल कंजेशन हेडेक है, कफ कोल्ड हेडेक है, स्ट्रेस हेडेक है, एंजाइटी हेडेक, कितना है। आप क्या उसको उस लहसुन की कलियां सूंघा के क्या कर लोगे? यानी कि आप संदर्भ में जाओ। इसीलिए चिकित्सक वही बेटर है जो मेडिसिन नहीं लिखेगा, जो डायग्नोस्टिक करके आपकी उस जगह पर एक हथौड़ा ठोक देगा कि जहां पे कॉज है। तो डायग्नोसिस इज ओनली द वेपन इन द वर्ल्ड टू ट्रीट द इश्यूज। बस आजकल के सर अंग्रेजी के जो डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, ये ढंग से बात ही नहीं करते। किसी भी रोग को सुनते हैं, सुन के तुरंत बोलते हैं ठीक है 4 दवाइयाँ लिख दी भागो यहाँ से। और वो भी वही दवाइयाँ लिखते हैं जो एमआर आके उनको रिकमेंड करके जाता है कि मेरी ही कंपनी की दवा लिखिए। जो 10 रुपए की दवा है वो तकरीबन 400-500 रुपए तक की भी हो जाती है कई बार तो। देखो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पहली बात तो 2 सिस्टम है। डॉक्टर एलोपैथी वाले इसलिए नहीं सुनते कि उन्हें ज़्यादातर आपने देखा इनके सिस्टम अलग अलग है, ईएनटी, जनरल फिजिशियन, साइकेट्रिक। तो इनके पास पूरे दिन वैसे ही पेशेंट आते हैं, तो उन्हें पता है ये जो कह रहा है ये कमर वाले के पास कमर दर्द के जाएगा, स्पाइन वाले के पास स्पाइन के जाएगा, जो नी रिप्लेसमेंट वाला नी तो वो नी रिप्लेसमेंट की बात करेगा। इसीलिए इनके हमारे पास या बाकी जो बात है उनके पास जो आता है हम उसकी पूरी हिस्ट्री सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग तरह के पेशेंट भी आते हैं। तो मेरा यह मानना है जो एलोपैथी वाले हैं उनको 100 पेशेंट देखने के बाद ऑलमोस्ट ये ज्ञान हो सकता है कि 90% प्रॉब्लम कहाँ से क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाहता है, मैं कह सकता हूँ। भले वो नहीं हो, सिद्धांत गलत है, चिकित्सक सुनना ज़्यादा चाहिए उसको, पर उन्हें पता। तो वो पहले लिखते हैं प्राइमरी मेडिकेशंस, मतलब जैसे आपको कि मुझे बुखार आ रहा है, आपको मुझे बुखार कफ है, तो तुरंत लिखेंगे पैरासीटामोल, चेस्टोन, कोल्ड, मॉन्टेक एलसी, खांसी वासी नहीं हो, लिख दिया उन्होंने। आप 3 दिन बाद जाओगे कि नहीं गया तो लगे अब इसका मतलब इनका टेस्ट कराओ आईजी लेवल या टाइफाइड का। पता टाइफाइड निमोनिया 2 दिन के दवाई नहीं ठीक हुआ तो अब टीबी का कराओ, 7 दिन हो गए, कोविड का कराओ। तो देखो उनकी ऐसी चिकित्सा, तो वो उनको लगता है कि 90% लोगों में प्राइमरी में ये ठीक हो जाएगा, इसलिए वो मेडिसिन लिख देते हैं। अब आपने कहा एमआर, तो जितनी भी देश की मेडिकल जो फार्मेसी कंपनियां हैं वो डॉक्टर के साथ अप्रोच ऐसे ही करती है, क्योंकि मेडिकल साइंस में सिर्फ एक ही बार का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी का। उन्हें सब कुछ उनको पढ़ना पड़ता है, मेन बीमारियां, उसकी कॉजेज, साइन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की क्या देना पड़ेगा करके। तो जो नई नई दवाइयों का इन्वर्सन होता है इसलिए वो आईएमआर उनके पास आते हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि मैंने भी ऐसे एलोपैथी चिकित्सक देखे हैं जो वास्तव में पेशेंट्स को बहुत नीड होने पर मेडिसिन लिखते हैं। यथार्थ उन्हें वही चिकित्सा दी जाती है कि आप नेबुलाइजर कर लो, या आप स्टीम ले लो, या आप ये कर लो, या आप फीवर के लिए 2 दिन ठीक है ले लो, उसके बाद गरम गरम पानी पीना शुरू करो, ये ऐसा खाओ। लेकिन जिनका कमर्शियल माइंड है उनको तो उनके सिस्टम में भी उनको पता है। जैसे मेरे पास भी कोई लैब वाले आते हैं कि सर अगर आप टेस्ट लिखोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, और ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, अगर हमने कभी टेस्ट लिख भी दिया तो कमीशन दे देते वो। लेकिन हमने कमीशन नहीं लेने के चक्कर में ऐसा सैद्धांतिक दिमाग में नहीं रखा, वरना पेशेंट को टेस्ट लिखते जाएंगे। तो उनके साथ भी ऐसा ही है। देखो कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से सब बदनाम होते हैं, परंतु वास्तव में वो इसीलिए पेशेंट को नहीं सुनते, उसके 2 ही कारण है। एक तो उन्हें अपने फील्ड में इतने पेशेंट देख चुके, दूसरा है ओवर क्राउड। नेचुरोपैथ हार्डली दिन के 20 या 30 पेशेंट देखता है, इसलिए 8 घंटे में सफिशिएंट 20-20 मिनट दे सकता है। उनके वहाँ पे तो 300-400 टोकन चलते रहते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आप खुद सोच सकते हो वो क्या कितना तो बात करेगा उससे, ये वाली बात है। सर एक चीज़ मुझे जानना है, आजकल हड्डियों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं हड्डियों को लेकर के, युवा हो या उम्र दराज व्यक्ति हो। ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, विभिन्न प्रकार की अर्थराइटिस आजकल है मार्केट में, और अस्थियों में धूप ना मिलना एक बड़ा कारण माना जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नेचुरोपैथी अगर बियॉन्ड धूप बात करें, क्योंकि दिल्ली में तो धूप ही नहीं है, तो इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या इलाज है जो हम लोगों को बता सकते हैं? इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसे भी देश है जहाँ पे 6 महीने रात होती है, वहाँ भी लोग तो रहते,
तो आप ये तो नहीं कह सकते कि फिर उनके तो बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए थे। ऐसे भी प्रदेश है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। मैंने ऐसे बड़े किसान देखे जिनके ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, जिनकी हड्डियाँ ऐसे ऐसे वो जैसे चल रहे, आप देखना। हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ भी है। हाँ, जबकि वो किसान तो खेत में रहता है। देखिए, धूप लेना और किसी चीज़ का पोषण करना अलग चीज़ है सर, आप इसे समझिएगा। पहली बात ये है कि हमारी जो अभी अभी जो जनरेशन है, अब मुझे आज नहीं पता कि मैं पूरे दिन में नीचे कब बैठा, मुझे नहीं पता। ये हड्डियाँ बनाई गई है बॉडी के जो हमारा जो सिस्टम है उसको एक शेप में रखने के लिए, लेकिन सेम टाइम ये हड्डियाँ बनाई है वेट को क्या कहते हैं, होल्ड करने के लिए, वजन उठाने के लिए। कौन वजन उठाता है दिन में 10 किलो भी? कोई नहीं। अगर आपकी हड्डियाँ, आप ये देखना मोटे लोगों में हड्डियाँ मोटी होती है, उनकी बोन डेंसिटी बड़ी होती है, ये फैक्ट है। हाँ, आप बीएमडी हैवी होता है। हाँ, जी। अगर आप वेट नहीं उठाते अपने शोल्डर पे, आप स्क्वाट नहीं लगाते, आप दंड नहीं लगाते, आप वेट, हड्डियाँ आपकी मजबूत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका काम है। आपने देखा जब आप मसल ऐसे ऐसे करते हो तो मसल बल्ज होती बनती है, है, हाँ। क्यों? क्योंकि आपने उसका एक्शन किया, तो पोषण पूरा जाएगा उधर, उधर उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ाना, दवाई, ये सब पहले नहीं, पहले उसको काम में लो। तो सबसे पहले तो काम में लो, आप उससे वेट उठाना, ये जो भी काम करना है उसका जो वास्तव में नेचर है। दूसरा आता है पोषण। पोषण में कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये बहुत हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन डी है, पोटेशियम भी है, समझो। तो आता कैसे है? अब विटामिन डी तो धूप मिलेगी नहीं तो होगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन जो नॉनवेज फूड है उसमें होता है। पर अगर शाकाहारी के हिसाब से करो तो दूध में होता है, दही में होता है, पनीर में होता है, मशरूम में भी होता है, बहुत न्यूनतम आयु मात्रा में होता है, जिसका हो सकता है इतना सिंथेसिस नहीं हो बॉडी के पास, परंतु आप ले सकते हो, आप वीक नहीं हो पाएंगे इसमें। अब आता है हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस। आप जितनी भी खाना खा लो, जितना भी आप ले लो भोजन, सब में कैल्शियम होता है, फिर जाता क्यों नहीं हड्डियों में? सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात है सर कि आप ये, मैंने ये देखा कि एक बंदे की किडनी स्टोन में तो इतनी इतनी पथरियां बन रही है और हड्डियां वीक हो रही है। इसका मतलब डाइल्यूशन नहीं हो रहा, कैल्शियम प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं हो रहा, इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। साथ में पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन देखना पड़ता है। अगर पीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप कैल्शियम, लोग कैल्शियम पे ध्यान देते हैं और किसी पे ध्यान देते नहीं, पर तो गलत है। तो आप ये देखिए, पहले आपको देखना पड़ेगा कि डाइल्यूट करने के लिए पानी की मात्रा बढ़ानी है, खाना खाना है तो पीछे D3 की मात्रा लेनी है। जैसे आपने समझो रागी बहुत अच्छा कैल्शियम है तो दही के साथ लो, तो कॉम्बो बन जाएगा, विटामिन डी एंड कैल्शियम। ये मैं प्राकृतिक चिकित्सा में न्यूनतम सिद्धांत कह रहा हूँ। एक पौधा आता है हड़जोड़। जब राजा महाराजा घोड़े से गिरते थे हाथियों से, तो आपने ये तो कभी सोचा होगा कि उनकी हड्डियाँ टूटती होगी? ठीक कैसे होती होगी? महाराणा प्रताप ठीक थे, इतने लोग जो लड़े, क्या कभी उनकी हड्डी नहीं टूटी होगी? कोई भी, वो वीर थे, भले उन्हें दर्द नहीं होता पर उनकी भी चिकित्सा होती थी। तो हड़जोड़ ऐसा पौधा आता है जिसका नाम ही हड़जोड़, रिच इन पोटेशियम, रिच इन फॉस्फोरस, रिच इन कैल्शियम। उसको तोड़ो, उसको उसकी चटनी बनाओ और आप किसी के साथ खा लो, आपका कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है नेचुरली, कुछ करना ही नहीं। हड़जोड़ ले लो, बेस्ट औषधि है। मैंने बहुत सारे फ्रैक्चर ठीक किए हड़जोड़ से, इतने क्रिटिकल फ्रैक्चर ठीक किए। परंतु सिद्धांतिक होना चाहिए कि विटामिन डी कैसे जाएगा, पीटीएच का लेवल क्या होगा, कैल्शियम से लेवल क्या होंगे, डाइल्यूशन कितना होगा, कॉम्बिनेशन कितना होगा। इसीलिए चिकित्सा कहने भर की नहीं है, मेथी खाइए, मेथी से आपका हड्डियों का, पूरी दुनिया मेथी खा रही है फिर भी घिस रही है, ऐसा नहीं होता है। ये बताने के लिए, चैनल को फेमस करने के लिए, पर्सनैलिटी को फेमस करने के लिए तो बोल सकते हैं, परंतु सैद्धांतिक रूप से नहीं हो सकता है। इसी के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चार्ट फॉलो करना होगा, और उसके लिए कोई बड़ी मेहनत लगने की जरूरत नहीं है। लोग बाजरा के साथ छाछ में खाते थे, दही में खाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ सर, कि जब हम बच्चे थे तो स्लेट पेन खाते थे, जब ये कहते थे कि कैल्शियम की कमी है, ये वो करके है, बकायदा हमारे पानियों में चूना मिलाया जाता था। लेकिन हम जितना पानी ट्यूबवेल से पीते थे, कुएं से पीते थे, वो अपने आप में मिनरल वाटर था।
अब सब मिनरल हमने हटा दिए, इसीलिए हमें और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और नाम उसका रख दिया मिनरल तो वाटर। जितने आर्थराइटिस का मुझे लगता है उसका संबंध है आपके पानी से, क्योंकि पानी आपका वो नहीं है। जो नदी इतने सारे माइक्रो मिनरल को लेके आ रही थी, खत्म कर दिए। मैं तो कहता हूं कि मरने के समय गंगा जल मुंह में मत डालो। 20 लीटर गंगा जल ले आओ या 30 लीटर ले आओ। हर 3 महीने में नवरात्रि आती है, जब ऋतु परिवर्तन होती है, तो 10 दिन बिना पका खाओ। फूल फ्रूट सब्जी वब्जी जो भी नहीं पकाए, जैसे खीरा सब्जी है या टमाटर सब्जी है, पपीता तरबूज वरबूज, जितने दुनिया में फ्रूट्स है, अंगूर चीकू मेवा ये वो, अगर ड्रैगन फ्रूट खाना तो ड्रैगन फ्रूट खाओ, पर पका के मत खाओ। और 20 दिन गंगा जल पियो, ये हो जाएंगे मिनरल ठीक। फिर 3 महीने जब खून चेंज होता है 120 दिन बाद वापस नवरात्रि आ जाएगी, वापस करना शुरू कर दो, तो फैट भी नहीं आएगा। आपने मुझे बोला सर से लेकर नाखून तक का एक ही इलाज है। हर 3 महीने में 9 दिन का उपवास ले लो, जमीन पे लेट जाओ, स्पाइन ठीक रहेगा। अब बिना पका हुआ खाओगे, दूध छोड़ो, दही छोड़ो, ग्लूटेन छोड़ो, ये हो गया, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। फ्रूट्स की जितनी मात्रा है वो ले लो। पानी आप वैसे रिसोर्स का पियो जो पवित्र रिसोर्स है, जो साफ है, जो जैसे ऋषिकेश से जो गंगा आती है उसका पियो, तो फिर आप बिल्कुल पूजनीय हो जाओगे। देखिए दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, सर्वबाधा विनिमुक्तम धन दान सुखानित्यम मनुष्यो सत्प्रसादेन भविष्यति संशय। हम लेके माता का आरती करते, फिर कट्टू के पकोड़े खा लेते। तो तुमने किया क्या? माता को साधना नहीं करानी, माता खुद कहती है सर्वबाधा विनिमुक्तम धन दान सुखानित्यम, तुम सभी बाधाओं से निवारित हो जाओगे अगर मेरे गर्भ में आ जाओ। एक बंदा 9 महीने गर्भ में रहता है, सही है। हर नवरात्रि 3 महीने में आती है, ये भी नवरात्रि 4 आती है। 1 महीने का 3 दिन, और 3 महीने के कितने हुए? 9 दिन। 9 दिन आपको माता के पास जाना है। घर में बच्चा चुपचाप रहता है, वैसे चुपचाप रहना है। अपनी घर में रसोई का पकाया हुआ नहीं खाना है। खूब फल फ्रूट खाओ, खूब मेवे खाओ, जो भी है, और खूब नेचुरल रिसोर्स का पानी पियो, कम बोलो, जमीन पे सो। देखो सर, ये सिद्धांत कहने को बड़ा रूढ़िवादी लग सकता है, परंतु इससे ज्यादा मिरेकल कुछ नहीं है, सब बकवास है। आपकी शरीर की शुद्धि हो गई, 10 दिन में कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। आप फ्रूट खाओगे तो गट बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, क्योंकि गर्म खाना नहीं जा रहा है। गर्म खाना तो बैक्टीरिया का दुश्मन है, इसलिए जो लोग बहुत गर्म गर्म पानी पीते हैं वो लोग यही करते हैं, उनका गट खराब हो जाता है। गर्म पानी नहीं पीना चाहिए इतना, ये उससे आपकी म्यूकोसा लेयर में दिक्कत आ सकती है। लोगों को लगता है कि गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी क्या प्राकृतिक है? आपने गर्म किया उसे। तो आप देखो, जब पहले, आज भी मैंने देखा है, जब आप ट्यूबवेल या जमीन से जब कुएं से पानी निकालते हो, वो नेचुरली गर्म आता है सर्दी में, और सर्दियों में ठंडा, गर्मियों में ठंडा, बिल्कुल। तो वो प्राकृतिक है। तो वास्तव में अगर आप 10 दिन ऐसी प्रक्रिया 9 दिन करते हो, चित्त को शांत रखते हो, मेडिटेशन करते हो, मजा ले सर, आप में डिप्रेशन, एंजाइटी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, बीपी, शुगर, मोटापा आ जाए, आ ही नहीं सकता। लेकिन संयम और नियम, ये 2 दवाई कोई नहीं चाहता। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। विभिन्न प्रकार का जो आपने अपना विवेचन दिया है। एक बड़ा कन्फ्यूज़न है सर, बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग कन्फ्यूज रहते हैं फल को लेके, फलाहार को लेके और सब्जियों को लेकर के। किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी मिल जा रही है, कोई भी फल मिल जा रहा है। इसका सेवन करने का सिद्धांत क्या है नेचुरोपैथी में, और कैसे इसे किस तरीके से लिया जाता है? प्लीज़ इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, अगर हम इस यूनिवर्स को समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि यूनिवर्स में रहने वाले सभी व्यक्ति विशेष, चाहे वो जानवर या पशु पक्षी या ह्यूमन, साइंस तो ये कहती है हम भी एक जानवर ही है, जानवर ही है। तो अगर देखा जाए तो सभी की पद्धति एक ही हो सकती है। हमारे पास विवेक है, इसलिए हम रात को 1 बजे उठ के खाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्षमता है। पर एक पक्षी 1 बजे चुगने नहीं जाता है। ऐसा ही अगर आप पुष्पों को देखेंगे तो वो 6 बजे के बाद में मुरझा जाते, सुबह खुलते। इसका मतलब वो क्या करते? सिरकाडियन रिदम, यानी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रख रहे। ह्यूमंस ने बायोलॉजिकल क्लॉक को खराब किया जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ी। अगर लाइट होती नहीं, रोशनी होती नहीं, तो सभी 6:30 बजे खा चुके होते खाना। रोशनी है, इसीलिए 10 बजे 11 बजे। गैस है, वरना चूल्हा फूकना होता तो शायद दिन में 2 बार ही खाना बनता। अब गैस है तो बार बार उसी को गर्म किए जाओ। ये तो पहले ऐसा नहीं होता कि चूल्हा जलेगा, खाओ, चूल्हा बंद। तो देखो, जो फैसिलिटी बढ़ी ना, तो ह्यूमंस ने उसका ज्यादातर मायने में गलत, और उसने उसको नियम बना लिया। उसको लगने लगा कि यही सही है, यानी ये डिनर, ये ब्रेकफास्ट। परंतु जो फल है ना,
उसको अगर आप कभी किसी पौधे के पास जाके देखोगे तो उसका फूल 8 बजे 9 बजे के बाद में पूरा खुलता है। इसका मतलब ये है कि जब 9 से 12 की जो प्रकृति होती है उसके मध्यांतर में फल का सेवन करना चाहिए। फल कभी भी खाली पेट नहीं लेने चाहिए जब तक आपका उपवास नहीं हो। उपवास भी होगा तो सबसे पहले उसमें गर्म पानी पीने का विधान है ताकि आपके इंटेस्टाइन में सबसे पहले गर्म चीज पहुंचे और वो स्टिमुलेट हो। नहीं तो वो आपका जो फ्रूट्स के फाइबर है वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। तो पहले बात तो है वो 10:30-11 बजे आपका फल का सेवन होना चाहिए। और फल है वो हमेशा आपके पहले वाले भोजन और दूसरे वाले भोजन के मध्यांतर में होते हैं। इसलिए आप कहोगे सर ब्रेकफास्ट के बाद, मैं इसे मानता ही नहीं। 9, 9:30 या 10 बजे आपका सबसे पहले ही, इसको चाहे आप ब्रेकफास्ट बोलो या लंच बोलो, पहला भोजन होना चाहिए जो अच्छा भोजन हो, कि पूरे दिन आपको काम करना है। राइट। फिर आपको दोपहर के समय में जैसे 12:30 या 11:30 बजे आप अल्पाहार के समय में फ्रूट ले सकते हो। और उसके बाद जो आपका भोजन होगा वो सैद्धांतिक वैधांतिक रूप से 4-5 बजे का होता है। वो भी अच्छा कर लो क्योंकि आपको 10 बजे सोना है। ये कहते हैं शाम को कम खाना, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका वर्क ऐसा है तो वो वर्क के हिसाब से डिसाइड करता है। अब आप एक समझिए कि एक आम को लेकर मैं बताता हूँ कि आम गर्म है, कहते हैं इसको खाने से फुंसियाँ होती है, गर्म प्रकृति का है, पानी में लेना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो प्रकृति ने उस आम को गर्मियों में क्यों लाया? सर्दियों में लाते, जैसे बाजरा खा रहे हम जी। और संतरा था वो ला दिया सर्दियों में जबकि वो ठंडा है। प्रकृति का है। तो अब हमारे लिए कन्फ्यूजन ये हो गया कि ये वास्तव में अगर इधर उधर होते तो हम खूब मजे से करते। अब आप देखिए गर्मियों में हमारी जठराग्नि कम हो जाती है। आज आप लोग एसी में बैठ रहे हो इसलिए आप गरम गरम खा सकते हो, पर अगर मैं आपको राजस्थान के जैसलमेर में भर गर्मी में छोले भटूरे लाके दूं गरम गरम, तब कहोगे भाई मुझे तो छाछ दे दे, उसमें चावल घुले हुए वैसा ठंडा दे दे। ये नहीं खाना क्योंकि आपकी अग्नि मध्यम होती है, पानी की प्यास बड़ी होती है। इसीलिए आम जब आप आधा खाते हो ना भोजन के पश्चात तो वो आपकी अग्नि को बढ़ाता है क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है। वैसे ही सर्दियों में क्या होता है पता है, भूख बढ़ जाती है और काम कम होता है क्योंकि आप बैठे रहते हो। तो सर्दियों में जब भूख बढ़ती है तो उस अग्नि को शांत करने के लिए अगर आप संतरे का सेवन करते हो तो आपकी अग्नि मध्यम में रहती ताकि आप ज्यादा ना खाओ। अब ये देखो दोनों सिट्रिक फूड है, खट्टे फूड है, भले ही है विटामिन सी रिच है, लेकिन उनकी प्रकृति ने निर्धारित किया है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में नारियल के पेड़ है क्योंकि वहां पर जो भूमध्य रेखा है वो नजदीक है और सूर्य की किरणें पड़ती है, पूरे दिन चिपचिपाता और ह्यूमिडिटी नेचर है, पसीना निकलता है, समुद्र का किनारा है, तो नमक और सोडियम पोटेशियम लॉस होता रहता है। और नारियल सोडियम और पोटेशियम का रिसोर्स है। दिल्ली वाले क्यों पी रहे हैं भाई रोज? ठीक है पी लिया वीक में एक दिन, आपका कौन सा यहाँ पसीना निकल रहा है? अब वो क्या कर रहे हैं, जब उनके सोडियम पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो वो डायरेक्टली आपके बीपी भी बढ़ा सकता है और किडनी पे असर कर सकता है। मैं आप किसी भी एलोपैथी से पूछ लीजिएगा, अगर किसी का क्रिएटिन अगर 5-6 भी है 3-4, उसको पहले कहेंगे नारियल पानी, केला और आलू नहीं खाना क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा है, हार्ट अटैक आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। आप रॉन्ग मेथड कर रहे हो। नारियल पानी अच्छा है न्यूट्रिशन से, लेकिन आपके लिए नहीं है। आपके लिए वो नहीं है। आपके लिए हो सकता है कि खीरे का जूस हो अगर आप उसको पोषण मानो तो। पर आप भोजन की सबसे बड़ी दिक्कत आज यही हुई है सर कि जिसने अपना भोजन जहां उसका जन्म हुआ उसके अनुसार नहीं कर रहा है। चलो परिवर्तन तो होता है, बोलेंगे 2-3 पीढ़ी में परिवर्तन होता है, जेनेटिक बहुत समझना पड़ता है, परंतु अगर आपका भोजन वहां का है तो वहीं का भोजन कीजिए। डोंट कॉपी समवन्स फूड। आप किसी और का भोजन कॉपी मत कीजिए। हम राजस्थानी लोग पापड़, मूंगेड़ी, वड़ी, गट्टे की सब्जी खाते थे क्योंकि हमारे पास हरी सब्जियां नहीं थी और उसको हम प्रिजर्व रख नहीं सकते थे, तो हम ऐसी सब्जियां करते थे और सब्जियों को प्रिजर्व रखते थे। परंतु जहां प्रिजर्व नहीं रहती वहां पर भी पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी, ठीक है टेस्ट के लिए खा रहे हो, बट डोंट कीप दैट एज लाइक योर फूड पैटर्न। तो ये सबसे बड़ी गलती है सर फूड पैटर्न की, कि फ्रूट्स कब खाने चाहिए, प्रोटीन कब लेना चाहिए। प्रोटीन लेना चाहिए सुबह, प्रोटीन लेना चाहिए इवन शाम को ले सकते हो, लेकिन कार्ब्स जो है वो स्पेशली ही सुबह लेने चाहिए क्योंकि वो पूरे दिन एनर्जी देते हैं। आप नौकरी पे जा रहे हो तब तो आप कम खा रहे हो, नौकरी से आ रहे हो फिर कह रहे हो अच्छी नींद आएगी इसलिए खा के बढ़ूंगा, पेट निकल जाएगा। आप सुबह खाओ कार्ब्स, पूरे दिन वो यूटिलाइज होंगे, शाम को बल्कि प्रोटीन लो, मसल के लिए काम आएगा। ऐसा है।
शाम को अगर मूंग दाल चिल्ला, बेसन चिल्ला, या आप ये समझो कि मूंग चने की चाट या स्प्राउट की चाट अगर शाम को लेते पके हुए उबले हुए, हाँ, तो वो आपको मोटापा नहीं देंगे। आप सुबह तो ये ले रहे हो, शाम को लोग ले रहे, पता मैंने सुना है सुबह सुबह हम स्प्राउट्स खाते हैं और शाम को हम चावल खाते हैं। तो चावल सुबह खाना चाहिए जब को आप काम पे जाना है। जिम में भी जाना होता है तो हम पहले सिंपल कार्ब्स खा के जाते हैं ताकि वहां उठाना पड़े वजन। प्रोटीन आने के बाद खाते हैं क्योंकि मसल टूटती, उसको रिपेयरिंग के लिए चाहिए। रिपेयरिंग मटेरियल तो पहले ले लिया, एनर्जी मैटर बाद में ले रहे, तो गलत हो गया ना। सर, एक जनता जनरली जानना चाहती है अक्सर ये बात, मतलब क्या खाए, बड़ा सवाल है। एक दिनचर्या अगर आपको डिज़ाइन करना हो, एक पूरा शेड्यूल, एक 30 साल के व्यक्ति के लिए और एक 50 साल के व्यक्ति के लिए, तो क्या क्या दिनचर्या आप डिज़ाइन करना चाहेंगे सर? मैं ये समझता हूँ कि एज के ऊपर आप भोजन निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, आप भोजन निर्धारित कर सकते एक्टिविटी के हिसाब से। अगर 30 साल वाला बंदा 8 घंटे बैठा है और 50 साल बंदा 8 घंटे हार्डवर्क कर रहा है, तो क्या वो ज़्यादा खाए वो कम खाए? नहीं हो सकता। यानी कि आपकी एक्टिविटी ही डिसाइड करेगी व्हाट फूड शुड बी कंज्यूम। आपने गाड़ी चलाई नहीं तो पेट्रोल भरोगे क्यों? सिंपल सा है, गाड़ी चलाने पे पेट्रोल पड़ेगा। अब एक स्कूटर है जिसमें एक बंदा बैठ के चला रहा है तो माइलेज ज़्यादा देगा। उस स्कूटर पे आपने 4 बंदे बिठा दिए तो माइलेज कम देगा ज़्यादा। यही तो बॉडी के साथ है। अगर आपने बॉडी में, मैं आपको बहुत वेट का एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप सरप्राइज हो जाओगे। मुझे लगता नहीं कि आपके ऑडियंस ने कभी सुना होगा, और सबसे फेक फॉर्मूला लोग बताते रहते हैं पर ये बताता ही कोई नहीं, जो मैंने अभी गाड़ी माइलेज वाला बोला। तो आपने ये देख नोटिस किया कि जब उसने वजन उठाया तो माइलेज, यानी फ्यूल ज़्यादा खपत हुई। कंज्यूमिंग ज़्यादा तो होगा। अगर वो 30 साल वाला बंदा अपना ही वेट उठा के नहीं चल रहा है तो क्या माइलेज देगा वो? 50 साल वाला बंदा अपना भी उठा रहा है, किसी और का भी वजन उठा रहा है, जैसे साइकिल रिक्शा वाला, तो क्या करेगा? डेफिनेटली उसको फूड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो फूड डिसाइड एज के हिसाब से, हाँ, एज के हिसाब से पोर्शन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ये बात फैक्ट है। परंतु एक्टिविटी उसमें मायने रखती है। जैसे कि बच्चों को ज़्यादा भोजन देना चाहिए, उनको मल्टीपल टाइम खा सकते हैं, उनकी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि 30 के बाद आपको प्रोटीन बल्कि और फोकस करना चाहिए, कार्ब्स और कम करने चाहिए, जिससे आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, आपकी बोन डेंसिटी 30 के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल पोर्शन तो बाद में आ लेना चाहिए, तब तो आपको, आप कह सकते हो, को फ्री का मिल रहा है। भोजन में 5 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। पहली है तीक्ष्ण, यानी तीखा होना चाहिए, कटु कड़वा होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, कसेला, जो दो, आपने कभी रोटी का टेस्ट आपको पता है कैसा होता है? आपको पता नहीं चलता होगा, उसको कसेला ही मैं मानता हूँ, कसेला और खट्टा, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। अब आपको डॉक्टर साहब ये 5 चीज़ें कैसे? देखो, आपने रोटी ली, दाल तीखी ले ली, आपने सब्जी ले ली, आपने मेथी दाने जो है स्प्राउटेड वो ले लिए कड़वे में, या आपने मेथी का अचार, या आपने करेले का अचार, ऐसा कुछ ले लिया, और अंतिम में अगर आपने गुड़ भी ले लिया तो कोई बात नहीं। ये सभी रस होने चाहिए। ये भ्रांति है, मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ। अरे मीठा क्यों नहीं खाना? उसका मीठे की मात्रा है 15 ग्राम 10, ये तो WHO की मान्यता है कि भाई 10 ग्राम से 15 ग्राम तो आप मीठा ले ही सकते हो। अब 15 ग्राम मीठा, आपने इतना सारा आटा डाला तो इतना बड़ा मीठा बन गया, पर मीठा तो उसमें कितना है? 15 ग्राम ही है। आप उसको उसके वॉल्यूम को देख रहे हो। अब मैं आपको एक गिलास दूध में 5 ग्राम चीनी डाल के दूं तो आप कहोगे मैंने 300 ml मीठा पिया। गलत हो, आपने 5 ग्राम ही मीठा पिया। आप मेरी बात समझे? आपने उस वॉल्यूम को काउंट किया। इसलिए लोग भ्रांति कर देते हैं, ये मत खाओ, ये मत खाओ। खाना होता है, उसका कंजप्शन करना होता है, और सभी रस आपके पेट में, सभी रस का पाचन को, उसको मेमोरी में रखना है। इसलिए कड़वा मीठा, ये अगर कड़वा जाएगा तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड को लो करेगा। अगर मेथी जाएगी तो लो करेगी, खाने को धीरे पाचन करेगी। खट्टा जाएगा तो विटामिन सी देगा, तो सभी को एब्जॉर्व करने में हेल्प करेगा। पीएच, आपके एसिडिक बैलेंस को बैलेंस रखेगा। जो कसेला है वो आपकी उसको एनर्जी, और जो तीखा है, कभी आपने देखा तीखा खाने पे पसीना आता है मुंह पे, वो आपकी BMR बढ़ाता है ताकि फैट में ना कन्वर्ट हो। और हम क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं तीखा नहीं, मीठा मीठा, कब कब तीखा तीखा, थू थू। यानी हमारा ये सिद्धांत है। भोजन का सिद्धांत वास्तव में 2 मील्स ए डे है। अगर आप करना चाहो तो 3 भी कर सकते हो, कोई राय नहीं है, परंतु आपकी एक्टिविटी पे डिसाइड होगा। अब आपने कहा सर भोजन कितना करना चाहिए? सिंपल फॉर्मूला है, आपके थाली में कम से कम 40 ग्राम तक का प्रोटीन तो होना चाहिए।
आपकी थाली में 30 ग्राम 35 ग्राम तक कार्ब्स होने चाहिए, बाकी आपके फैट्स होने चाहिए, बाकी आपके फाइबर होने चाहिए। फैट्स की मात्रा भी आपको कम से कम 10 ग्राम होनी चाहिए। फैट आपका दुश्मन नहीं है, ब्रेन का फूड है। कोलेस्ट्रॉल नहीं हो तो आपका नर्वस सिस्टम नहीं चले। ये कोलेस्ट्रॉल कम करो, कोलेस्ट्रॉल कम करो, कोलेस्ट्रॉल कम करो, जीरो लेके जाए। अरे 200 से तो नीचे भी माना नहीं जाता सही, अगर हाँ। अगर सिस्टम में माना जाए तो। कोलेस्ट्रॉल उतना ही ज़्यादा जरूरत है, वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काम आता है। किसी को पता ही नहीं कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल को बदनाम कर दिया। और ये ले लो कोलेस्ट्रॉल कम। अब कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उन्हें कभी चेक भी नहीं कराया। हम सर ना अर्जुन छाल पीते ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़े नहीं, पहले बढ़ाए देख लो। एग्री, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं इसीलिए भोजन की सिद्धांत तो तब डिसाइड होंगे जब आपका जो बॉडी का जो डायग्नोसिस है या जो आपका पैटर्न है तब पता चले। मोटा हो नहीं और तो भी आप डाइट कट किए जा रहे हो। तो मोटा होने का सिद्धांत में आप प्रश्न पूछिए, फिर बताऊंगा। पर बड़ा आपको सरप्राइजिंग हुआ कि डॉक्टर साहब अगर ये लोग सीख ले तो वास्तव में खाते खाते ही पतले हो जाए। खाना छोड़ना इस संसार, मैं आपको बेहतर सर कह रहा हूँ शिवम जी, भोजन छोड़ना, डाइटिंग करना सबसे बड़ा अभिशाप है। अभिशाप है। वो आपके शरीर में बीएमआर को इतना नीचे लेके जाता है। बहुत सारे में दर्शक होंगे जो एक एप्पल खाते होंगे फिर भी पतले नहीं होते होंगे, क्योंकि उनके बीएमआर गिर गई। फास्टिंग एक एक पवित्र प्रैक्टिस है डिटॉक्सिफाई करने की, वेट लॉस की नहीं है। आप उपवास को वेट लॉस में डाल दिए। उपवास तो एक बहुत सिद्धि है, साधना है वो। उपवास और डाइटिंग को एक मत समझिए। और डाइटिंग जो हम कहते हैं कम कैलोरी लो कैलोरीफिक खाना, वो एक शॉर्ट टर्म प्रक्रिया है, उसको लॉन्ग टर्म मत करना, नहीं तो आपको शरीर में पूरे जीवन में कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपको दर्शक मिलेंगे जो कह रहे हैं सर मैं एक रोटी पे आप वजन बंद कम, हम तो दूसरी रोटी खाते तो वजन बढ़ जाता है, बढ़ेगा ही क्योंकि आपने बीमार गिरा दिया। कुछ लोगों को तो हवा भी लगती है, लोग कहते वो हवा वाला ही वही वाला फॉर्मूला है। उनको सबसे पहले खाना छोड़ो, गलत है। खाना छोड़ो सबसे पहला गलत है। अगर आपने सबसे पहले किसी को खाना छुड़वाया तो आप फिर गलत ट्रैक पे हो। तो चर्चा करेंगे जब आप। जी, निश्चित तौर पे। एक अभी आपसे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में काफ़ी देरी से है। अगर इन केस आपको जंगल में छोड़ दिया जाए और आपको 3-3, 4-4, 5-5 चीज़ें जिससे आपको आगे का 40 साल गुजारना है वो चूज़ करना हो, तो आप वो कौन सी मुख्य सब्जियां हैं जिनको आत्मसात करेंगे? कौन सा आहार है जिसको लेना चाहेंगे? कौन सा वो फल है जिसे आप लेना चाहेंगे? कौन सा वो मसाला है जिसे लेना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? वो आप शिवम जी अगर ये मुझे पूछो कि आप मुझे राजस्थान के जंगलों में छोड़ रहे हो, कर्नाटका के जंगलों में छोड़ रहे हो, जम्मू कश्मीर के जंगलों में छोड़ रहे हो या मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ रहे हो, तभी पता चल सकता है। क्योंकि देखो, अगर मैंने ये कह दिया कि मैं एप्पल खाऊंगा पर राजस्थान के जंगल में तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके इसी प्रश्न को मैं अलग तरह से उत्तर दूंगा कि देखिए सबसे पहले बात आती है कि आप जंगल में हो, इसका मतलब स्वच्छ हवा में हो। सबसे पहले आता है स्वच्छ पानी। आपको पता है हम जब न्यूट्रिशन पोषण की बात करते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये फ्रूट्स, जिंक सब बोलते हैं, पानी कोई नहीं बोलता। बाकी पानी ही पहले पोषण है। जिसने अगर पानी नहीं पिया वो न तो पतला हो सकता, न वो मोटा हो सकता, न उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता। हर जगह पानी है। ब्रेन में फ्लूइड है, स्पाइनल में फ्लूइड है, पेट में पानी, सब जगह पानी है। पानी ही पोषण है। तो सबसे पहले जो मुद्दा है ना वो पानी का है। और अगर हमने पानी की मात्रा कम रखी तो आप कितने भी पोषित हो जाओ, अमृत भी अगर आपको पिला दिया जाए तो आपको पता है जब धन्वंतरी आए तो वो कलश लेके आए थे, तो क्या अमृत का ठोस रूप में आया था? पानी के रूप में तो बिना पानी के तो आ ही नहीं सकता। इस संसार में सभी वस्तुओं का एंड पानी है। घ्यो भी पानी से ही उगता है। पानी जब घ्यो अपना पानी छोड़ता है, आपने कभी व्हीट ऑयल सुना है? और राइस ऑयल, ब्राउन राइस ऑयल, व्हीट ऑयल, यानी ऑयल क्या है? पानी है। पानी उसका देखो आपको लगे ये तो सूखा है, पर क्या है? पानी। यानी पानी सबसे मुख्य थे। तो पहले मैं जंगल में देखूंगा कि मेरे को पानी सही मिले, और मैं सबसे अगर किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तो वो पानी से। बाकी फूड से तो मैं कर लूंगा, आप मुझे कुछ भी दे देना, लेकिन मैं पानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और आज के समय में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है पानी से। और यही आप देखना, मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम पे लोग जिसको प्यास लगती है, जैसे ये पानी है, मैं कभी भी पानी शिवम जी लगातार नहीं पीता। पानी पीना चाहिए हार्डली 100 ml,
थोड़ा थोड़ा करके, ताकि बॉडी में एब्जॉर्व हो, बॉडी में रेगुलेट हो। अब हम पॉडकास्ट कर रहे हो, यूरिन नहीं आएगा, अगर आप लगा गड़गड़ पी लोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ब्लड में वाटर का, और तुरंत आपकी किडनी पे इम्पैक्ट होगा। पानी भी खतरनाक है, वो भी पोषण है, उसका भी सही मात्रा में सही विधान से होना चाहिए। आरओ का पानी नहीं लेना चाहिए फिर? देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। अगर जब आरओ कर रहा है तो वो डेफिनेटली अगर आपकी कुछ अशुद्धियाँ साफ करेगा तो आपके साथ चीज़ें अच्छी वाली भी तो ले जाएगा। आप उसको वापस मिनरलाइज कर रहे हो, इसलिए याद रखना, आप कभी मिनरल कंपनी वालों को फोन करना कि आपका मिनरल वाटर कैसे हुआ, वो बोलेंगे पहले हम रिवर साफ करते फिर उसमें मिनरल मिलाते। और आपके यहाँ कौन मिनरल मिला रहा है? कोई नहीं। हम्म। तो आरओ साफ करने का पानी वो मिनरल की तरह वाटर नहीं क्रिएट कर सकते आप उसको। तो पहले जंगल में मुझे मिनरल वाटर मिलेगा, मुझे लग रहा है जंगल है तो डेफिनेटली आपने मुझे छोड़ा है उसको। दूसरा है कि मुझे हमेशा रेशेदार वस्तुएं ही चाहिए, जो रेशेदार हो। अब वो चाहे कैसे भी हो, उसमें दो तरह की होती है, एक तो पका के खाने वाली, एक कच्ची खाने वाली। जैसे मूली, गाजर, जैसे मैं सब्जियों की बात कर रहा हूँ, जो वेजिटेबल, टमाटर ये भी वेजिटेबल में आता है, फिर खीरा, तो ये रेशेदार है। अगर मुझे ये मिलता है तो मुझे मेरी चीज़ें मिल जाती है जो मुझे लेनी है। इनके कलर अलग है, देखो खीरा हरा, टमाटर लाल, मूली सफ़ेद, गाजर लाल या ऑरेंज। ऑरेंज। तो आप देखो कलरों का महत्व है उसमें, इसका मतलब केमिकल्स है, जैसे बीटा कैरोटीन है, किसी में जैसे टमाटर में पता है लाइकोपेन है। लाइकोपीन। तो ऐसे अलग अलग मुझे चीज़ें मिल गई है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अब आप कहोगे सर तो आप तो प्रोटीन चिल्ला रहे थे, वहाँ क्या करोगे? बात आपकी बिल्कुल सही है। तो जंगल में अगर आप मुझे सबसे पहले छोड़ोगे या कहीं दूंगे तो मैं डेफिनेटली उन सीड्स के चक्कर में रहूँगा जो फलों के सीड्स हैं, जो मतलब खाए जा सकते हैं, जैसे कि तरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज, ये भी ऐसे सीड्स हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा होती है, फैट की मात्रा होती है। तो देखो मेरा फैट पूरा हो रहा है, मुझे कहीं पकाना ही नहीं पड़ा भोजन, न उगाना पड़ा। अगर जंगल है, अगर आप कहते हो सर बेर है, तो बेर आप पता नहीं राजस्थान में लाल बेर छोटे आते हैं, पता नहीं आपने खाए कि नहीं। खाए। हम बेर खाने के बाद में उसको तोड़ते तो उसमें से एक लाल कलर के उसके बीज आते थे, वो भी अपने आप में फैट कंटेंट रखते हैं, प्रोटीन कंटेंट रखते हैं। तो देखो अगर आप समृद्ध रूप से देखना चाहे तो सबसे पहले फोकस पानी पे, दूसरा फोकस फाइबर पे, तीसरा फोकस आपके प्रोटीन पे, ये होना चाहिए। बाद में ठीक है, आपको जंगल में मेरे को काम कोई देगा नहीं, काम देगा तो मैं काप्स देख लूँगा। अगर मुझे वास्तव में जो मैं फ्रूट्स खाई रहा उसमें काप्स तो होता ही है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और जो मुझे काप्स काम देने आएगा कम से कम वो काप्स तो दे ही सकता है। तो मेरा सिद्धांत है डोंट फॉरगेट द वाटर। किचन में से क्या ना निकालें? कौन सा मसाला है जो बहुत उपयोगी है किचन में? ये आपने मुझे ये कह दिया है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया है कि एक बार एक ऋषि थे, तो उसने अपने शिष्य को बोला कि ऐसा पौधा उखाड़ के लाओ जिसकी उपयोगिता नहीं हो। तो आज आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो शिष्य भागे भागे सब एक एक पौधा ले आए। कोई बोले ये बबूल का है, इसमें कांटे, इसका उपयोग नहीं। सब ने अपने अपना बताया। एक शिष्य आया कि बोला कि कि आप तो मेरे पास तो कोई नहीं। बोले क्यों? कि मेरे को तो कोई पौधा अनुपयोगी लगा ही नहीं। ऐसा ही मसालों में वास्तव में देखा जाए तो एक भी मसाला अनुपयोगी नहीं है, परंतु अगर आप ये कहो कि किस मसाले के बिना भोजन परिपूर्ण नहीं माना जाए, वो बात बताओ डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल प्लीज कह सकता हूँ। देखिए जैसे मेथी, जीरा, सरसों, जिसको हम तड़का लगाते हैं, मसाले भी मान सकते हैं, दे आर ओके इफ़ यू डोंट हैव। मिर्च जो आपकी, मैं हरी मिर्च को मानता हूँ, मैं इस लाल मिर्च को मसाला नहीं मानता, मैं हरी मिर्च को मानता हूँ जिसको मैं वेजिटेबल मानता हूँ, ठीक है, तो उसको भी आप हटा दो। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हल्दी होगी, हल्दी भी क्या है, अदरक की प्रजाति की है, तो वो भी एक रूट है, उसे भी आप हटा दो। अब आप सोचोगे कि भी जब हल्दी नहीं रही, धनिया नहीं रहा, जीरा नहीं रहा, सरसों नहीं रहा, मिर्च नहीं रही, तो बची क्या? गैस आप कर सकते हो गैस? हाँ, हो सकता है कि आप तेज पत्ता, दालचीनी, या हो सकता है वो जायफल बोलो, पर ये बहुत कॉमन यूज़ नहीं होते। सबसे उत्तम मुझे लगता है, वैसे वो मसाले में आता नहीं है इसलिए वो निषेध है उपवास में, वो है हींग। हींग ऐसी चीज़ है और वो आटे से बनती है, इसलिए उपवास में खाई नहीं जाती, और उगती है अफगानिस्तान में पौधे से। हींग के बिना वास्तव में
भोजन सही नहीं माना जाता, क्योंकि मसालों की अपनी तासीर होती है। उनकी थोड़ी भी ऊपर की नीचे की मात्रा खतरनाक हो सकती है, और वो किसी भी भोजन के प्रकृति के को परिवर्तित नहीं कर सकती, हींग कर सकती है। इसीलिए हींग का होना बहुत जरूरी है। आपने कड़ी खाई है? आपने देखा उसमें मेथी का तड़का लगाते? कभी कड़ी में राई का तड़का नहीं लगाते, क्योंकि दही की प्रकृति ठंडी और मेथी की, इसीलिए उसका कॉम्बो दिया गया है। लेकिन हींग सभी प्रकृतियों के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकती है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा जो विदुषी बैठे हो उनका अपना अपना मत हो, परंतु मुझे लगता है कि हींग के बिना, वो तासीर में कोई गर्म भी है, मसाला पूरा। हाँ वो तासीर में गर्म है, परंतु हींग के बिना मुझे लगता है कि बाकी सब आप भले डाल दो, उसके आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे और आप उसके बिना भी भोजन कर सकते हो। पर हींग, अगर आपने सिर्फ दाल बॉईल कर दी, चुटकी हींग डाल दो और फिर आप दाल खा लो, आपको पूरा टेस्ट आ जाएगा। परफेक्ट। हम अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं सर, रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उसके पहले एक मैं आपसे बात जानना चाह रहा था, कोई एक ऐसी अपनी मेमोरी बताइए अपने 12-13 वर्षों के करियर में, जिस रोगी को देख के आप भूल ना पाए हों और उसका रोग आपने ठीक किया हो और आपको बहुत आत्मोत्कर्ष प्राप्त हुआ हो, आप बड़े प्रसन्न हुए हो और आपने अपनी विधा को खूब सराहा हो कि ये कहीं ठीक नहीं हो सकता था, इसे मैंने ठीक कर दिया। मुझे लगेगा कि अगर ये पॉडकास्ट आप करो तो उन दोनों पेशेंट्स के बाइट्स भी आपको चलाने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा, ऐसे मेरे मेरे लाइफ में बहुत पेशेंट आए जिनकी किडनियाँ ठीक की, लीवर सिरोसिस ठीक किए। मतलब अब देखो, सब तथ्य तो मेरे पास है, अब सब तो मैं बता नहीं सकता, परंतु एक गाजियाबाद गाजियाबादी होगा शायद, फरीदाबाद, वहाँ के पेशेंट है, उनका खुद का एलोपैथी हॉस्पिटल है, लेकिन पूरा परिवार मुझे दिखाता है, मेरे अपॉइंटमेंट लेके आता है। तो उनमें क्या हुआ कि उनमें 2 केस ऐसे हुए जो मुझे, मैं मतलब क्योंकि इसलिए चाहूँगा कि वो खुद, उनका खुद का हॉस्पिटल है, इसलिए ताकि कोई जी कंट्रोवर्सी नहीं हो। जी। तो उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, बेटा जवान था, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, नो डाउट बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा डॉक्टर ने। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कैजुअलिटी है तो देखो जी जी, जाहिर सी करना बात है। चाहिए, जी जाहिर सी बात है। पहले खप्पचिया वप्पचिया बात है, डॉक्टर ने रॉड वॉड लगाई, पर क्या हुआ, 1 महीने बाद भी चिकित्सा करने के बाद जब दी तो उसकी हड्डी जुड़ी नहीं, मतलब वो भी उतना उसने ग्रोथ नहीं दिखाई। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो अगर ये हड्डी नहीं जुड़ी तो वापस एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ गए। तो मेरा एक सिद्धांत है, मैं पेशेंट को अंधेरे में नहीं रखता, ना झूठा भरोसा देता, क्योंकि चिकित्सा का जो चिकित्सक होता है उसका सबसे पहला सिद्धांत है कि अपने पेशेंट को सही रास्ता दिखाना है, तुम ही करोगे ऐसा नहीं होता। हो सकता है शिवम जी आपके पास कोई ऐसी कला हो जो मुझे नहीं आती हो, और मुझे पता कि मेरा पेशेंट शिवम जी से ठीक होगा, तो मुझे शिवम जी को रेफर करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ चिकित्सक का कर्तव्य। तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि देखो मैं 1 महीना चिकित्सा मैं लिखता हूँ, ये आप करो, और हड्डी अगर जुड़ जाए तो ठीक है, वरना करा लेना आप, मैं क्यों उनको मना करूँगा। तो मैंने वही हड़जोड़ और मुझे जो जो कॉम्बिनेशन में देना था मैंने बड़ा पर्चा बना के उनको दे दिया, और 1 महीने के बाद में जब एक्सरे हुआ तो हड्डी में बहुत अच्छा वो हुआ। उनके जो कंसल्टेंट ऑर्थो सर्जन थे उन्होंने खुद बोला कि जिसने ये किया है उसको मेरा नमस्कार है, क्योंकि और अच्छा मैंने पूरा वैज्ञानिक सिद्धांतों से किया। जैसे मैं पीटीएच कैल्शियम से बात कर रहा था, तो मैं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जाहिर सी अंधेरे में बात करूं। है, आप प्रसिद्ध डॉक्टर है सर। दूसरा क्या हुआ कि उनके ही एक रिलेशन में किसी को पेशेंट को टीबी हो गया था, पूरे लंग फेफड़ों में पानी भर गया, ये हो गया। तो मैं भी चिकित्सा कर रहा था, उनके चिकित्सक भी चिकित्सा कर रहे थे, पानी भर गया, बहुत दिक्कत हुई। तो मैंने कुछ रेमेडीज़ दी, उससे थोड़ा ठीक वीक चल रहे थे, पर मैं कहा बड़ा सीरियस है, क्योंकि मैं जब स्टेट लगा के चेक करता था लंग साउंड तो मुझे सुनाई देता, मुझे कहा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और जब चेस्ट एक्सरे में देख रहा हूँ कि पानी जो प्लूरल एफ्यूजन है वो भरा हुआ है, और ये तो हो सकता है कि अगर बढ़ गया तो पेशेंट जा सकता है। तो ट्रीटमेंट करते 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 भी हो गए, फिर बीच में शायद हो सकता है उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई, आईसीयू में एडमिट हो गए, और फिर डॉक्टर ने बोला कि अब ये बच नहीं सकते क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मुझे फ़ोन किया तो मैं कहा देखो भाई, आईसीयू में है, उनके सर्जन है, वो अभी उनके लिए भगवान, और वो चिकित्सक है, वो कोई गलत नहीं कर रहे उसके साथ। अगर मुझे परमिशन दी जाए कि मेरी जो मेडिसिन उस आईसीयू मेडिसिन के साथ, देखो मैं नहीं कहता मैंने बंद करा दी, हाँ। चला दी जाए, तो अब उससे परमिशन मांग लो, तो मैं बोल देता हूँ। उन्होंने परमिशन मांगी, तो देखो हर एलोपैथी डॉक्टर भी ऐसे नहीं होते, वो कहते हैं अगर आपको लगता है, आपकी तसल्ली होती है, हम तो अपनी चिकित्सा कर रहे हैं, हो सकता है हमारी चिकित्सा से बच भी जाएगा, पर आपको लग रहा है क्योंकि कंडीशन ऐसे, तो आप करो। उनको वो
वो वेंटिलेटर पे डाल दिया था। तो उन्होंने कहा कि उन पर तो मैंने एक गोमूत्र वाली जो मुझे औषधि है, जिसका इलाज मैंने इतने लोगों के साथ किया है कि जब एसाइटिस होता है यानी पेट में पानी भरता है तो उससे वो निकाल देता है। जैसे जिनका कार्डियक में जब जो एलवीएफ है, जो उसकी जब वो वैल्यू कम हो जाती है 55% से जब नीचे चली जाती है तो पानी भरना शुरू होता है। एल्बुमिन है, जब 3 पॉइंट से नीचे जाता है तो पानी भरना शुरू होता है। वैसे ही लंग्स के अंदर पानी भरता है जब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी। तो मैंने उस सब में मेरी वो चिकित्सा कारगर रही। तो मैंने कह दिया कि आप ये चिकित्सा 7 दिन की होती, तो मैं 7 दिन कर दो, बाहर आ जाएंगे। उन्होंने ऑफ कोर्स, इसीलिए मैं उन लोगों की तरह क्लेम नहीं कर सकता हमने कोविड ठीक है। कोविड में आधे लोग तो ऐसे ठीक हुए, ऐसे ठीक हुए, सही बात। उसमें क्या बात है? उसमें अगर मेरी उन्होंने औषधि ले ली तो मेरी औषधि ठीक हुई, जरूर ये दावा नहीं कर सकता मैं। तो उन्होंने उसे दिया और उनमें सुधार आया, उनमें पानी के लेवल्स के कम होने लगे, उनके ब्लड जो रिपोर्ट से इम्प्रूवमेंट होने लगे और वो बाहर आए, उनको नॉर्मल में शिफ्ट किया और चल के आए। और जब मेरे यहाँ पे एनुअल डे था तो विपुल त्यागी जी जो हरियाणा के मिनिस्टर है वो आए थे। उस पर उस दिन उन्होंने आके स्टेज पे इस बात को कहा, सहारा कि भरोसा है कि एक चिकित्सक ऐसा है जो सभी चिकित्सक को समान देखते हुए पेशेंट के हित में पहले सोचता है, और उसने हमें ठीक कर दिया करके। तो अगर मुझे अवेलेबिलिटी हुई तो उन दोनों के मैं 30-30 40-40 सेकंड के बाइट्स आपको भेजूंगा ताकि अपने दर्शक समझ थोड़े सकें, कॉन्फिडेंट connect हो कर जाए पाएं, कि बिल्कुल। ये कोई बकवास तो नहीं कर रहे जी, करके, जी, है ना। जी, जी। और मैं भी नहीं चाहता कि दर्शक मेरी बातों से मुझे अच्छा माने। जी। हमेशा तर्क के तराजू पे तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। आप तर्क करो, तथ्य लाओ, तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। हो सकता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन कम हो तो उसमें सहायता करने की बात होती है। किसी को नीचा ऊपर दिखाना ये तो मतलब ही नहीं बनता किसी के लिए ना, इस वाली बात है। अब सर रैपिड फायर, सबसे सारे आयामों को हम टच करेंगे, ना केवल मेडिकल। सबसे पहला प्रश्न ये है, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आप बड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, सत्य है? मैं भागवत करता हूँ, मैं रामायण भी करता हूँ, लेकिन मेरा धार्मिक होना अलग है क्योंकि मैं फोकस करता हूँ बस ईश्वर के चिंतन पे, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इसका सिंपल एक ही तरीका है। अगर आप राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनते हो तो उसने वहाँ पर लगान मांग लिया कि आपको इस लाश को जलाने का मुझे लगान देना होगा। जब उसको रानी को लेकर गए और उसको जब दंड दिया गया तब विश्वामित्र जी ने आके बोला कि तुम अपनी पत्नी को मार दोगे, धर्म चला जाएगा। मतलब धर्म दे दिया क्योंकि कर्तव्य बढ़ाए। तो धार्यते इति धर्म, जो मैंने धारण किया है मैं उसी के लिए धार्मिक। तो आप आध्यात्मिक है कि धार्मिक है? मैं कह सकता हूँ कि न तो मैं आध्यात्मिक हूँ, देखो आध्यात्मिक का होता है खुद का आत्म अध्ययन करना, धार्मिक यानी किसी चीज़ के लिए आप उसके पीछे अगर आप अपनी विचारों को विवेचना को करते हो। तो मैं आध्यात्मिक होकर भी या न होकर भी, धार्मिक न होकर भी, मैं वास्तव में एक चिंतन करने वाला व्यक्ति हूँ जो हमेशा चिंतन करता है। आप कहोगे किसका चिंतन? मैं ईश्वर का चिंतन करता हूँ, लेकिन मैं उसको अध्यात्म नहीं मानता क्योंकि अगर मैं आध्यात्मिक हो गया तो उसका अनंत ही नहीं है कहीं। लेकिन सतत चिंतन मेरा करते रहना ही मेरा धैर्य। एक मिथ है कि अगर अच्छा नेचुरोपैथ बनना है तो आपको ग्रामीण बैकग्राउंड से होना अनिवार्य है, क्योंकि शहरी बैकग्राउंड का लड़का नेचुरोपैथी के उन आयामों को समझ ही नहीं सकता जो एक्चुअली गाँव में ही निवास करती है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी? अगर मैं सही तरीके से बात करूँ तो ऐसे तो फिर हर गांव में सभी नेचुरोपैथी होने चाहिए थे। देखो नेचुरोपैथ के लिए गांव का रूट होना जरूरी नहीं, नेचुरोपैथ के लिए भारत की जड़ों का होना जरूरी है, ये मेरा मानना है। अब वो शहर हो तो क्या वो भारतीय नहीं? अगर वो वास्तविक भारतीय है, अगर उसको लगता है कि मुझे अपनी जो हमारी पौराणिक जो भी पद्धतियाँ, देखो जब आपको संस्कृत नहीं आती और आपने पढ़ी नहीं तो आप कंडम नहीं कर सकते। मुझे कोई कहता है, मैं कहता हूँ अच्छा आपको संस्कृत आती? बोले नहीं, पहले पढ़ो फिर मेरे पास आना। मैं नहीं करता। मूर्ख से बहस करना और ज्ञानी से, दोनों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अगर वो पढ़ते तो जो वास्तव में भारतीय, अब आप देखो वाराणसी तो सिटी है, इतने बड़े बड़े वहां से विदुषी और विद्वान है, विख्यात हाँ। निकले, क्यों? भारत की जड़ों का है। भारत की जोड़ का बहुत तो भारत की जड़ का है वो नेचुरोपैथ बन सकता। वेरी गुड सर। एक मिथ बताएं नेचुरोपैथी का जो जनता समझती है जनरली। कि नेचुरोपैथी सब कुछ ठीक कर सकती है, ये मिथ है। ये मिथ है। ये मिथ है।
नेचुरोपैथी ही सब कुछ ठीक कर सकती है, ये बहुत बड़ा मिथ है। वाक्य क्या होना चाहिए पता है? कि नेचुरोपैथी ही केवल किसी भी जो इशू या बीमारी है उसके लिए साध्य है। साध्य का मतलब समझते हो? साधना करने योग्य है। ठीक होना या न होना ये किस पे निर्भर है? प्रकृति पे और उसके खुद की बॉडी की हीलिंग पे। वरना सभी नेचुरोपैथ जिंदा होने चाहिए। बिल्कुल। तो सब अगर मैं भी हूँ किसी दिन, तो मेरी भी किसी व्याधि से मृत्यु होगी, तब वो क्या करेगी? मेरी बॉडी उस व्याधि को लेकर रेस्पॉन्स नहीं करेगी, छोड़ देगी। इसीलिए तो एक कार्डियोलॉजिस्ट अपने पेरेंट्स को नहीं बचा सकता, भले कितना ही विद्वान हो, क्योंकि चिकित्सा एक असिस्टेंस है। वैसे ही नेचुरोपैथी साध्य हो सकती है सबके लिए, उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वह सब कुछ ठीक कर सकती है, तो वृद्धावस्था भी एक बीमारी है। आपको पता है मेडिकल साइंस में एज, वृद्धावस्था को बीमारी बोला गया है, उसको अवस्था नहीं बोला गया। आप बताओ कौन किस नेचुरोपैथी किसको वृद्ध नहीं होने देती? सही बात। सर, एक संदेश जो आप जनता को देना चाहें। मैं संदेश में यही कहना चाहूँगा कि देखो, जिस प्रकार आपके पहनावा, आपके रहने की जगह, आपके सोचने की क्षमता, आपकी भाषा, आपका भोजन, ये सब अलग है। वैसे ही एकमात्र एक चिकित्सक आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपको ठीक नहीं कर सकता, ये आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको वैज्ञानिक रूप से उनके पास जाके अपनी बॉडी को एनालिसिस करके अपने अनुकूल चिकित्सा लेनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सा की बात चल रही है। तो चिकित्सा एक यूट्यूब पे या हमारे पॉडकास्ट में इतना बोलने से ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप हमारे पॉडकास्ट से ज्ञान अर्जन करो, शिवम जी को क्वेश्चंस भेजो, उस क्वेश्चंस के बेस पे आपको आंसर मिल सकता है, हो सकता है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि सबको अच्छा नमक लेना चाहिए, लेकिन 3-4 लोग घातक हो जाएगा। इसीलिए मेरा आपको एक संदेश है, आपका शरीर ही आपका फिजिशियन है, थेरेपिस्ट है, आपके लिए देवता है, आपके लिए एविल है, और आपके लिए वही एकमात्र मनुष्य शरीर है। इसीलिए उस पर कोई भी प्रयोग करने से पहले उस प्रयोग को अच्छे से जाने, उसका प्रयोग का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानना जरूरी है। उसके अलावा उसको प्रयोग ना करें। ये मेरा। बहुत शुक्रिया सर। मित्रों, आज हम लोगों ने एक ऐसे इतिहास को रचा है, और ये पॉडकास्ट वर्षों तक इंटरनेट पे और क्लाउड पे रहेगा। आज के 20 वर्ष या 30 वर्ष बाद जब युवा कोई देख रहा होगा अपने आदर्श डॉक्टर गोविंदा त्रिवेदी को, तो वो देख रहा होगा कि एक ऐसा डॉक्टर जो मस्कुलर है, जिसके पास ज्ञान भी है, वैभव भी है, आध्यात्मिकता भी है, दर्शन भी है, तार्किकता भी है, यानी हर वो आयाम जो एक विद्वान के पास होना चाहिए, उन सारे आयाम को अपने गले में एक माला के तौर पे संयोजित कर रखा है। आप बहुत भाग्यशाली होंगे यदि आप पॉडकास्ट के इस स्तर तक पहुंच पाए जहां पे आपने आदरणीय डॉक्टर साहब को पूरा सुना है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप निश्चित तौर पे कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर त्रिवेदी से मिले व्यक्तिगत तौर पे, तो आप बालाजी निरोग धाम दिल्ली गूगल पे डाल सकते हैं, वहाँ पे जाके आप आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपके निर्देशन में दिनों रात कार्यरत रहते हैं। आप चाहें तो 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का एक रिट्रीट कैंप भी कर सकते हैं, जो कि बालाजी निरोग धाम में अवेलेबल है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपेक्षा है किसी अन्य पॉडकास्ट में किसी अन्य विद्वान व्यक्ति को मैं ज़रूर लेके आऊँगा। दिन, तिथि ये सब तय नहीं करता मैं, क्योंकि विद्वानों के साथ में सबसे बड़ी व्यथा यही है कि वो कौन से समय में एग्री हों, ये हमारे सामने बहुत बड़ी बात है। तो जब भी वो एग्री होंगे, निश्चिंत रहें आप, मैं योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के ही किसी विद्वान को आप तक पहुंचाऊंगा, और ऐसे विद्वान को जिसकी भाषा शैली, जिसकी विद्वता किसी भी प्रकार से प्रश्नशीलता की विवेचना के तहत नहीं आएगी। यानी आप पूरी तरीके से ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, और आप वैलिडेट करने के लिए आप हमारे चैनल को अपना रेफरेंस सोर्स मान सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब।